नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आरबीआई की पॉलिसी किसी भी मिनट शुरू हो सकती है और सीधे वहां से जो भी अपडेट आएगी, हालांकि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती काफ़ी हद तक फैक्टर इन है और बाजार शायद इसी बात का इंतजार कर। आरबीआई की पॉलिसी शुरू हो चुकी है और जैसे ही वहां से कोई अपडेट आएगी हम आपको सीधे वहां पर ले चलेंगे और बाजार उससे पहले एक सुस्ती का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो करीब करीब अब 52 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, 52 अंकों की गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा 0.25% के आसपास की गिरावट है, 136 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि आरबीआई पॉलिसी में क्या कुछ निकल के आता है, खासतौर से फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या निकल के आते हैं। 25 बेसिस पॉइंट की अगर कटौती होती है, काफ़ी हद तक बाजार उसे फैक्टर इन कर चुका है। अब आरबीआई की कमेंट्री और अगर कोई बड़ा सरप्राइज यानी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, वो एक भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, पर इसकी संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं मौजूदा परिदृश्य की अगर बात करें। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी अरुण केजरीवाल जी आपसे सर, पहली टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीद है? 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद करें कटौती की? आप म्यूट है सर, प्लीज। आवाज मिल रही सर आपको? चलिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी, क्या उम्मीद है आपकी? प्रदीप जी, आपकी उम्मीदें क्या है? आपको आवाज मिल रही है? यस यस यस, ऑडिएबल सर। जी जी। मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट पे ही होगा। अब मैं तो ज्यादा खुश होऊंगा अगर 50 बेसिस पॉइंट पे होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो 25 बेसिस पॉइंट पे होने का पॉसिबिलिटीज है, बट एक्सपेक्टेशन है 50 बेसिस पॉइंट। 50 एक्सपेक्टेशन जो है आपकी 50 बेसिस पॉइंट की है और होना जो है वो 25 बेसिस पॉइंट की है। अरुण जी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अरुण सर सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ गई सर। जी सर। हाँ, 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। उससे ज्यादा अगर आता है तो जरूरी नहीं है कि बाजार इसको पॉजिटिव ले। ये शायद एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है। तो 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कीजिए। कमेंट्री के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो फ्यूचर फोरकास्ट आने वाले 2 3 4 तिमाही के लिए क्या कहती है आरबीआई। जी सर, अभी बाजार के लिए बड़े ट्रिगर क्या हो सकते हैं? बाजार लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है। यहाँ से चलने के लिए बाजार के लिए वो क्या ट्रिगर होगा जो बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है चलने के लिए? यहाँ से सबसे बड़ा जो बाजार के लिए ट्रिगर आ सकता है वो है भारत अमेरिका की ट्रेड एग्रीमेंट जो होने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं अगले 15 से 20 दिन के अंदर में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। डिस्कशंस चालू है। जो ट्रम्प के टैरिफ को लेकर बात चल रही है उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं मंथ एंड के पहले इसके ऊपर अनाउंसमेंट आने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो नतीजे की सीजन थी वो आ गए, मॉनसून की जो बात थी वो हो गई, और पहली बार देश में देखा गया है कि मॉनसून इतना पहले आया है। अगर मैं बंबई की बात करूं, इस बार मई के महीने में ही बारिश आ गई थी, और अगर पिछले 50-60 साल की बात करूं तो कभी यह ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी सब जितने एक्सपेक्टेड न्यूज फ्लो है सब पूरे हो गए हैं। यहां पर बड़ी खबर आई है सर, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती जो उम्मीद से काफी ज्यादा, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती यहां पर आरबीआई की तरफ से की गई है। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शानदार मूव यहां पर बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। जबरदस्त मूव, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। यह बात हम लगातार कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है इस बात को, लेकिन अगर सरप्राइज हुआ वो बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। 188 अंक ऊपर बैंक निफ्टी इस समय 0.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी जब हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और अब धीरे धीरे करके आधे फीसद की कटौती की बढ़त जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया है। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती यहां पर देखने को मिली है। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती इस वक्त की
सबसे बड़ी खबर, शानदार रिकवरी इस समय जो है, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के लिए काफ़ी मौके हैं। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। एसडीएफ रेट को घटा करके 5.25% किया गया है। ब्याज दरों में आधे फीसद की कटौती की गई है। ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले जो सेक्टर हैं, शानदार मूव। निफ्टी रियल्टी इस समय 1.25%, 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एफएमसीजी इंडेक्स में लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑटो इंडेक्स में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, अब 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। कल हमारा जो स्पेशल सेगमेंट था, हमने इसी थीम पर बातचीत की थी और बहुत डिटेल में बातचीत की थी कि अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आया तो यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी ऑटो में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। रियल्टी इंडेक्स काफी शानदार रिकवरी। छोटी टिप्पणी प्रदीप जी और अरुण जी आप लोगों की चाहेंगे। FY26 के लिए महंगाई अनुमान 3.7%, ये काफी अच्छी खबर है। तो इन्फ्लेशन का जो अनुमान लगाया गया है वो अभी भी कंट्रोल में है। आरबीआई की जो एक लाइन है उससे कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। देखिए सर, नो डाउट वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि 50 बेसिस पॉइंट पे हो गया। मैं यही बोल रहा था कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो है, होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, बट अभी हो चुका है तो नो डाउट वेरी पॉजिटिव। देखिए बैंक निफ्टी अभी 55,920 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 56,000 के ऊपर एक आधा घंटा 1 घंटा टिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। तो एक बार अगर टिकता है तो उसके बाद मैं कुछ ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करूंगा। ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। आप ट्रेड तलाशिए। अरुण जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर, उम्मीद से बेहतर दिया है आरबीआई ने, बाजार के लिए काफी पॉजिटिव है, क्या अब चलेगा बाजार? पहली बात आपकी एकदम सही है, उम्मीद से बहुत ज्यादा दिया है। डिटेल में टिप्पणी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या क्या चीज देखकर ये कदम उठाए हैं, लेकिन क्या बाजार इसके बाद भी चल पाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो 12 मई को जो बाजार में बॉर्डर के ऊपर जो मिसाइल छोड़े गए थे उसमें से शायद एक मिसाइल निफ्टी और सेंसेक्स को भी ऊपर ले गया था। उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है और लगभग आप कह सकते हो कि 1 महीना होने को आ गया, 4 सप्ताह हो चुके हैं, अभी भी एक रेंज में घूम रहा है। कहीं ना कहीं वो जो एक दिन की 3,000 पॉइंट सेंसेक्स और 950 पॉइंट निफ्टी की जो तेजी थी वो बाजार अभी भी पचाने की चेष्टा कर रहा है। तो नए ट्रिगर जो है, सबसे बड़ा जो नया ट्रिगर हो सकता है, ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका का, जो बाजार को एक नई दिशा दिखा सकता है और एक नए ऑर्बिट में ले जा सकता है। ठीक, यहाँ पर लेकिन उससे बड़ी समस्या में तो अमेरिका खुद फंस गया है। वहाँ पर ट्रंप साहब और एलन मस्क साहब के बीच में कल रात में जो गहमा गहमी देखने को मिली वो अपने आप में एक स्टोरी है, उस पर भी बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी जो कुछ बातें निकल के आ रही हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। रेपो रेट 6 से घटा करके 5.5% हो गया है। और थोड़ी देर में हमारे साथ अभी द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ेंगे, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे बातचीत करते हैं। और इस बीच जो है शानदार रिकवरी बाजार के अंदर तो देखने को मिल रही है। एसडीएफ रेट को 5.75% से घटाया गया है और यह 5.25% हो गया है एसडीएफ रेट। इसके अलावा रेपो रेट में आधे फीसद की कटौती, एमएसएफ रेट को 6.25 से घटा करके 5.75% किया गया है। ये अपडेट सभी की निकल करके आती हुई। और इसके अलावा FY26 के लिए जो महंगाई अनुमान हम आपको लगातार बता रहे हैं वो 3.7% पे रखा गया है। प्रदीप जी, कल हम लोगों ने काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत की थी, पीएसयू बैंकों को लेकर के। रुख एकोमोडेटिव से बदल करके न्यूट्रल किया है। एक और अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है सर, एक बार फिर से पॉलिसी के रुख पर बदलाव किया है। इस पर कोई टिप्पणी रहेगी क्या? अरुण जी, आपकी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? सर, डिटेल पढ़ने के बाद करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई को लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर एकदम ठीक से चल रही है, इसलिए स्टैंड्स में भी चेंज किया गया है, जो मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छी खबर है भारतवर्ष के लिए। ठीक, प्रदीप सर, कल जो हम लोगों ने थीम पकड़ी बिल्कुल जो है तीर निशाने पर लगा सर। आप देखिए जरा, तीनों सेक्टर जो हम लोगों ने पकड़े थे उन सब में अच्छा मूव है।
उन सब में कोई अभी भी आपको कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है क्या? कल हमने जी। सर डीएलएफ देखिए डे हाई के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है तो 848 850 के आसपास, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन सर मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट में ये डिस्काउंटेड है, इसीलिए देखिए मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। 55,700 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, निफ्टी ट्रेड हो रहा है 24,730 के आसपास। तो एक बार यहाँ पे वेट मैं करूंगा, ढूंढूंगा, तो उसके बाद अगर कुछ इंटरप्रिटेशन आता है तो मैं उसमें मैं कमेंट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन में मैं यही समझ पा रहा हूं कि मार्केट इतना ज्यादा हैप्पी नहीं है। फिलहाल न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, मार्केट में प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो इसीलिए देखिए डे लो के आसपास भी आ सकता है। तो इसलिए मैं एक बार जो भी मेरा कॉल्स आ रहा है मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कॉल देने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो उस केस में स्टॉप लॉस भी हिट होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं एक बार थोड़ा 15-20 मिनट देखता हूँ मार्केट पहले क्या होता है, उसके बाद कोई भी कमेंट करूंगा सर। एक चीज जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो पॉलिसी के रुख में बदलाव किया गया है वो शायद अच्छा नहीं लगा है। पिछली पॉलिसी में ही जो है एकोमोडेटिव रुख किया गया था और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ जो पॉलिसी के रुख में बदलाव किया गया वो शायद बाजार को पसंद उतना नहीं आया। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से लोअर लेवल से रिकवरी है, पर हाँ ये जो तमाम हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी बाज़ार उतना खुश नहीं दिखाई दे रहा है इस कमेंट्री के बावजूद, और अब बाज़ार ऊपर से काफ़ी तेज़ी से फिसला भी है। 24,739 का लेवल देखने को मिल रहा है। 12 पॉइंट की अब ऊपरी 12 पॉइंट की गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रही है। आप देखिए जरा किस तरीके से रिकवरी आने के बाद एक बार फिर से जो है ये मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा जरा इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आधे फीसद की गिरावट तो नहीं, अच्छा 0.05%, ठीक है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। 9 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। रियल्टी ऑटो में रिकवरी है, लेकिन अब ये ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा यहाँ पर जो है उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? अरुण सर कैसे देख रहे हैं कि ये जो ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है, ये जो पॉलिसी में के रुख में जो बदलाव किया गया है वो कारण है या फिर कुछ और कारण हो सकता है, या फिर 50 बेसिस पॉइंट को ले जो कटौती हुई है, क्या अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर के कोई चिंताएं हैं, इसकी वजह से ऊपर से फिसला है? कोई टिप्पणी सर आपकी? विपुल जी, दो चीज साफ है, उम्मीद से ज्यादा आया है। कंसेंसस ये था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, 50 आया, तो क्योंकि आपको उम्मीद से ज्यादा मिला, उसका जो एक रिएक्शन बाजार में होना चाहिए था वो देखने को मिला। बाजार जो नेगेटिव पे चल रहा था वो पॉजिटिव हुआ। कुछ बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। रेट सेंसिटिव सेक्टर जो होते हैं, रियलिटी, ऑटो, उनमें इमीडिएट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि शायद ये 50 बेसिस पॉइंट जो स्टैंड्स में चेंज किया गया है, अब डिटेल कमेंट्री पढ़कर समझ में आएगा कि क्या हुआ है। लेकिन बाजार इसको पूरी की पूरी तरफ पॉजिटिव नहीं लिया है। कहीं पर उनको डाउट है इतना बड़ा रेट कट क्यों आया है। और ये ध्यान में रखिए कि पिछले दो पॉलिसी में भी रेट कट किया गया था 25-25 बेसिस पॉइंट का, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला रेट कट था। तो ये देखते हुए थोड़ी सी घबराहट है और बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। शायद घंटे 1.5 घंटे के बाद में क्लैरिटी हो जाएगी जब आरबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है गवर्नर। हाँ, गवर्नर साहब की प्रेस मतलब उनकी कमेंट्री तो अभी चली रही है इस समय, अभी अभी समाप्त हुई है। अब थोड़ी देर में जब उनकी अलग से डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं अभी वो बोल ही रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। और हमारा अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप आरबीआई गवर्नर को सुनना चाह रहे हैं तो एक और लाइव हमने इसी कार्यक्रम के साथ साथ और खोल के रखा हुआ है, तो वहाँ जाकर के गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएगी, क्या कुछ कह रहे हैं, उसके मायने क्या है, क्योंकि लगातार हमारी भी नज़रें हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं इसको लेकर के। लेकिन अभी जो है बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ, निफ्टी फाइनेंशियल भी अब लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 ऑलरेडी लाल
लाल निशान में आ चुका है। 7 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद एक रिएक्शन आया तेजी का और उसके बाद से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में पीएसयू बैंक अभी भी हरे निशान में है, हालांकि ऊपरी स्तरों से वो भी फिसला जरूर है, लेकिन अभी भी वहां पर 0.25% से ज़्यादा की जो है हम देख रहे हैं कि बढ़त है। निफ्टी बैंक लाल निशान में फिसल गया है, करीब 50 अंकों की गिरावट। ये देखिए आप, जो दिग्गज बैंक हैं, पीएसयू बैंक वही मैं कह रहा हूँ कि हरे निशान में है, उसका असर आप देखिए। एसबीआई हरे निशान में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 0.25% नीचे है। एक्सिस बैंक में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक अभी भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में आज बड़ी गिरावट हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। फेडरल बैंक आधे फीसद नीचे इस समय देखने को मिल रहा है। यस बैंक में हम देख रहे हैं करीब मामूली गिरावट यहाँ पर भी यस बैंक में देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मजबूती दिखा रहा है, लेकिन दिग्गज प्राइवेट बैंकों में दबाव बढ़ा है, वो अब निशान में जो है लाल निशान में ट्रेड करते हुए। प्रदीप जी जरा देखिए, जरा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक चार्ट पे कैसे लग रहे हैं? यहाँ पर क्या ये दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पे? सर एक कॉल आया है, मैं दे दूं पहले। बिल्कुल कॉल बताइए सर। बैंक निफ्टी का 55,500 का एक पुट अभी जो चल रहा है 55 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए करंट सीएमपी के साथ, और जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 610 और यहाँ पे टारगेट रहेगा 695 और सेकंड टारगेट रहेगा 720। जी जरा एक बार फिर से बताइए सर, बैंक निफ्टी की 55,500 की पुट ना? यस, 55,500 की पुट, अभी रेट क्या चल रहा है सर? अभी रेट चल रहा है 650 655 के आसपास। 655 के आसपास खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। बैंक निफ्टी की 55,500 की पुट, यानी कि यहां से और ज्यादा गिरावट की उम्मीद यहां पर प्रदीप जी लगा रहे हैं। टारगेट आपने 695 का दिया है और स्टॉप लॉस क्या रखना है यहां पर? 695 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 720, स्टॉप लॉस रखना है 610। एंड एफएनओ में 90% सेबी का एक डिस्क्लेमर है, 90% लोगों का लॉस होता है, तो बहुत रिस्क है और मार्केट वॉलेटाइल भी है, तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है 610 का। चलिए 610 का स्टॉप लॉस लगाइए। रिस्क है, उस रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रदीप जी की राय है आप आगे बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी की 55,500 की पुट पकड़ने की सलाह है यहां पर। 655 के आसपास चल रही है। 695 पहला टारगेट, 6,720 दूसरा टारगेट। जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया जा रहा है वो 610 का है, उसे अवश्य फॉलो करें, ये आपकी पूंजी की रक्षा करता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान में रखें जब आप टारगेट को ध्यान में रख रहे हैं, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर। उम्मीद से बेहतर मिला, 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, 50 बेसिस पॉइंट मिला। बाजार फिर भी खुश नहीं, बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला है। एक शार्प रिएक्शन के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी नीचे आ गया लाल निशान में, निफ्टी नीचे लाल निशान में, क्या वजह मान रहे हैं आप? बाजार को 50 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा चाहिए था तो आरबीआई नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे ज़्यादा कटौती आरबीआई के बस में नहीं थी। दरअसल तार्किक तौर पर जब हम लोग कल रात में विपुल जी शाम को बात कर रहे थे तो हमने कहा भी था कि रिजर्व बैंक के लिए कोई बहुत बड़ी कटौती करने का मतलब है कि उसको रुपए के पर जो संतुलन है उसे खोना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बाजार की अपेक्षाओं से 25 से 35 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई ने की। स्टांस भी चेंज कर दिया। लंबे समय के गाइडेंसेस भी अब अच्छे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरों में कटौती का दौर चल रहा है। लेकिन बाजार का मिजाज थोड़ा कई और मामलों के कारण भी बदला हुआ है। लेकिन यह कटौती अब कई तरीके से भारत में अगले कुछ महीनों में देखी जाएगी। चुनौतियां यहां ये होंगी कि इसे पास ऑन कैसे किया जाए। क्रेडिट की ऑफटेक नहीं है, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इंडस्ट्री सरप्लस में बैठी हुई है, जैसा कल हमने कहा था। रिकॉर्ड सरप्लस है, अगर आप एनडीटीएल के रेशियो के हिसाब से देखें तो 1% से ज्यादा का सरप्लस अवेलेबल है बैंकिंग इंडस्ट्री के पास। उस सरप्लस की रोशनी में यह कटौती कितनी प्रभावी होगी और इस कटौती के बाद बैंक्स को क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी, यह देखना होगा। तो यहां से आरबीआई गवर्नर ने दरअसल कह दिया है कि हमारे पास जो था वो हमने मेज पे रख दिया बैंकों के सामने। अब अर्थव्यवस्था को अगर कर्ज चाहिए तो कर्ज सस्ता किया जाएगा, लेकिन लोग कर्ज लेने के लिए आगे आए। यह महत्वपूर्ण है। और दूसरा यह कि अब ये जो बाजार में दबाव दिख रहा है ना बैंकों में, वो ये दिख रहा है कि जो बैंकों की अपनी भीतरी परिस्थिति है लिक्विडिटी की, बाजार में क्रेडिट ऑफटेक की मांग की कमी की, वो दिख रही है। तो इसलिए हो सकता है आपको दोपहर तक ये एनालिसिस मिलना शुरू हो कि बैंकों की बैलेंस शीट पर असर होंगे, क्योंकि ब्याज दर घटने के साथ साथ उनको डिपॉजिट्स पर भी रेट घटाने पड़ेंगे, जो घट भी रहे हैं, और उनके लिए, और जबकि बाजार में कर्ज की मांग नहीं है, तो कर्ज की मांग कैसे निकले, ये बहस का विषय होगा। रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से काफी बड़ी कटौती कर दी है। ग्रोथ के अनुमान में रिजर्व बैंक का उत्साही है, यह भी देख लेना जरूरी है।
हालांकि 6.5% पर मेंटेन रखा। ये थोड़ा उत्साही लगता है विपुल जी हमको, क्योंकि कल से लगातार जो अनुमान आ रहे हैं ना, नोमुरा का एक अनुमान आया, उसके बाद OECD का अनुमान आया, वो सब 6.1 से 6.3% के आसपास है, लेकिन 6.5% के पूरे साल के अनुमान को रखा गया है और अपने पुराने पॉलिसी अनुमान पर कायम है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% के आसपास होगी। इन्फ्लेशन को लेकर भी 3.7% का प्रोजेक्शन आरबीआई ने दिया है अगले साल के लिए, जो 4% से नीचे है। ये काफी साहसी अनुमान है, क्योंकि रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि मानसून अच्छा रहेगा, फसलों की आपूर्ति अच्छी रहेगी, कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में महंगाई की लड़ाई के जीतने का ऐलान रिजर्व बैंक ने आज यहां पर किया है। अब बैंकों की बैलेंस शीट को करीब से देखने की जरूरत होगी कि ये ब्याज दरों में कटौती कैसे आगे पैन आउट होती है। Q4 रियल जीडीपी अनुमान जो है वो 6.3 रखा गया है, Q3 का 6.6 रखा गया है। ये जो अनुमान है इनको अगर हम ध्यान में रखें, और इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें तो ऐसी नहीं है जो बाजार को परेशान करने वाली हैं। काफ़ी हद तक जो बाकी जगहों से, जो जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कई सारे बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो रिसर्च एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से डाउनग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में ये अनुमान तो बाजार को पसंद आना चाहिए था, लेकिन फिर भी बाजार खुश नहीं है। बाजार की असल में जो टेक्निकलिटीज है, मुझे लग रहा है बैंकों को, क्योंकि ये जो रेट कट कटौती है उसके बाद बैंकों की बैलेंस शीट कैसे काम करेंगी ये देखने की परिस्थिति बनेगी, क्योंकि अब तो रिजर्व बैंक दबाव बनाएगा बैंकों पर कर्ज देने के लिए, और कर्ज की डिमांड मार्केट में नहीं है। दूसरी तरफ डिपॉजिट सेट घट रहे हैं, जैसे हमने बताया कि बैंकों के लिए मार्जिन के प्रेशर या उनकी चुनौतियां शुरू होंगी। तो जैसे जैसे बाजार इस पॉलिसी को पचाएगा तब हमें और बेहतर ढंग से इसके डिटेल्स समझ में आएंगे। बाकी अगर आप मैक्रो पिक्चर देखें तो आरबीआई ने पिछले अनुमान में अगर आप में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर, और चूंकि अभी तो शुरुआत ही है तो बाद में इसमें पॉलिसी रेट्स में थोड़ा चेंज और संशोधन हो सकता है, लेकिन उत्साह बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में 6.5% की विकास दर का लक्ष्य दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिए विपुल जी, रिजर्व बैंक को जो बैकग्राउंड में इस पॉलिसी का जो बैकड्रॉप था वो दो तरह से बना था। पहला तो ये था कि जो पिछले साल के जीडीपी का नंबर आया था पिछले वीक शुक्रवार को, उस प्रिंट ने हमें बताया था कि भारत में आर्थिक विकास दर कोविड के बाद के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। तो इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी थी मॉनेटरी कमांडर के तौर पर, मॉनेटरी मैनेजर के तौर पर, कि बाजार में वो कर्ज सस्ता करे और डिमांड को पुश करने के लिए सस्ते कर्ज की मदद दे। तो रिजर्व बैंक ने वो कर लिया। दूसरी तरफ जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट था इस पॉलिसी का वो ये था कि बैंकों में लिक्विडिटी का क्रंच नहीं होना चाहिए, तो रिकॉर्ड लिक्विडिटी पहुंच गई कल। उसके बाद ये भी था, तो वहां भी आरामदेह स्थिति थी। तीसरी बड़ी चीज रुपए को लेकर थी, तो रिजर्व बैंक ने रुपए को लेकर एक सीमित हस्तक्षेप की रणनीति बना रखी है। रुपया 85-86 के आसपास मूव कर रहा है, तो काफी कुछ कंफर्टेबल साउंड कर रहे थे। उनकी बात से लग रहा था कि चीजें नियंत्रण में भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई के, ऐसा संकेत हमको उनके शुरुआती बयान से मिला। जी, इस साल में अब तक जो है ये कहा गया कि मतलब जो है 11 महीने का तक का जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है भारत के पास मौजूद है। ये तमाम कमेंटर आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अनुसार एक छोटी सी टिप्पणी, क्या ये मान के चलें बाजार के लिए अब अगला बड़ा ट्रिगर वो यूएस इंडिया जो ट्रेड डील होनी है वही है, उसके बाद ही बाजार में अब नई तेजी आएगी? साथ जब ये जून के एंड में उम्मीद की जा रही है तो अगले तिमाही के नतीजों के इंडिकेशन भी आने शुरू हो जाएंगे जुलाई के पहले वीक में। तो पहले तो ट्रेड पॉलिसी और दूसरा पहले तिमाही के नतीजे, ये दो ट्रिगर बाजार के लिए हो सकते हैं अगले मूव के लिए। बड़ी खबर एक और आ रही है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को 1% घटाया जाएगा। सीआरआर को 1% घटाया जाएगा, ये घटा करके 3% होगा। ये एक नया जो अब बातचीत आई है, 4 चरणों में कटौती की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी। आपको बता दें ये तुरंत नहीं हुई है, कटौती की जाएगी, 4 चरणों में की जाएगी। 1% की कटौती जो है वो की जाएगी। तो एक और बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए दिया गया है। तो काफी वोलेटाइल बाजार, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, एक बार फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी हरे निशान में, शानदार रिकवरी बाजार के अंदर। सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया। ये कटौती 4 चरणों में की जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक सीधे कटौती हो गई है, कटौती हुई नहीं है। कटौती 4 चरणों में होगी, हर चरण में 25 बेसिस पॉइंट
सीआरआर घटेगा। अंशुमान सर कैसे देख रहे हैं, एक और बड़ा सरप्राइज आरबीआई की तरफ से, करीब करीब 50 अंकों की रिकवरी अब निफ्टी में, 52 अंकों पर निफ्टी। हाँ, ये भी ये पेंडिंग था क्योंकि सीआरआर कट का अनाउंस बाद में किया गया। करीब इससे बाजार में 2.5 लाख करोड़ की प्राइमरी लिक्विडिटी आएगी विपुल, और ये बड़ा लिक्विडिटी पुश है। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए क्योंकि कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सिस्टम में लिक्विडिटी ओवरहैंग दिख रहा है। तो यानी आरबीआई ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है, सस्ता कर्ज चाहिए तो ब्याज दरों में कमी लीजिए, लिक्विडिटी चाहिए, सिस्टम में पैसा चाहिए तो सीआरआर में कटौती लीजिए। अब इसके बाद बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो कर्ज बांटे और इकोनॉमी में रिकवरी करें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आरबीआई ये संदेश देना चाहता है इस पॉलिसी से कि अर्थव्यवस्था में अगर सुस्ती या गिरावट है तो उसके लिए वो पूरा फायर पावर, पूरी सामग्री तैयार करके दे रहा है। अभी जो 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी है, ये वास्तविक कर्ज में जाएगी, उत्पादक कर्ज में जाएगी, या वापस लौटकर किसी दूसरे निवेश में जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बैंक अपने सरप्लस फंड को, सरप्लस लिक्विडिटी को म्यूचुअल फंड में पार्क कर रहे हैं। ये खबर भी थी जिस पर हमने चर्चा भी की थी। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से माहौल को अच्छा करने की पूरी कोशिश की। बाजार थोड़ा ठहर कर, थोड़ा संकोच के साथ इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। और अब इसके बाद बैंक किस तरह आगे बढ़ते हैं और बैंक इस रेट कट को और लिक्विडिटी को कैसे पास ऑन करते हैं, इसे देखना होगा। जी चलिए, यहाँ पर जो है इस बीच जो है बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो लगातार आपको दे रहे हैं। प्रदीप जी, आप नजरें मत हटाइएगा और नजर रखिएगा, कोई अगर ऐसा कोई ट्रेड आपको दिखाई देता है जिस तरीके से रिकवरी अब बैंकों के अंदर और निफ्टी के अंदर खासतौर से देखने को मिल रही है, तो तुरंत अपडेट दीजिए। 76 अंकों अब नए इंट्राडे हाई बनते हुए 24,828 का लेवल देखने को मिल रहा है, नए इंट्राडे हाई बनते हुए 1% की कटौती की जाएगी। इन सब के बीच में जो हमारा फोकस तो बाजार पे रहता है, लेकिन जो हमारे बाकी दर्शक हैं उनके लिए बता दें, आपके लिए भी बड़ी खबर है। आपकी ईएमआई सस्ती होने जा रही है। आपका अगर होम लोन चल रहा है, ऑटो लोन चल रहा है, तो उन सब की ईएमआई जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। नए कर्ज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो सस्ते रेट पे मिलेंगे। तो ये आप जो सामान्य व्यक्ति जिसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। तो ये एक तरीके से कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए भी इस कदम को देखा जा सकता है कि अगर आपकी ईएमआई से कुछ पैसे बचेंगे, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो 8वां वेतन आयोग है उसके पैसे जो आएंगे, और अब बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसे आएंगे, उन सब का के जरिए माध्यम फोकस जो है वो जीडीपी बढ़ाने और मांग डिमांड जो है, जो लगातार हम देख रहे हैं रिजल्ट्स के अंदर दिखाई दे रही है, एफएमसीजी ऑटो के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने की कोशिश है। तो इसी वजह से बाजार के अंदर ये रिकवरी देखने को मिल रही है। अब करीब करीब 828 से 24,828 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, अरुण सर आपकी कोई टिप्पणी? बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर। जी सर, ये जो सीआरआर में जो कट किया गया है, ये साफ इंडिकेट देता है कि आरबीआई ये चाहता है कि रेट कट करके बैंकों की जो निम्स है या इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें कटौती ना हो। इसके लिए उसने एक बड़ी कटौती सीआरआर में अनाउंस करी है, जिससे अब बैंकों की बैलेंस शीट भी सुधरेगी। अब उनको सिर्फ एक ही काम करना है कि वो पैसा दे बाजार को, क्रेडिट लेंडिंग जो होती है उसे बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से ये जो सेकंड न्यूज आई है, ये वो 25 के बदले 50 जो की गई थी, उससे भी बड़ी न्यूज है। हालांकि ये 4 चरणों में की जाएगी, 4 चरणों में की जाएगी। इस बीच 1000 से ज्यादा दर्शक लाइव हमें इस समय देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आप हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया के जो भी आप हैंडल यूज करते हैं, एक्स, फेसबुक, उस पर लगाइए इस कार्यक्रम को, ताकि इस समय बाजार में जो कुछ गतिविधि हो रही है उस पर आपको अपडेट दें। लेकिन प्रदीप जी के पास एक कॉल आई है, पहले फटाफट लेते हैं, फिर चलते हैं सुभान सर के पास। प्रदीप जी। सर, एसबीआई कार्ड एंड पे सर्विस लिमिटेड पे एक ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि 966 965 के आसपास चल रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको करंट लेवल से बाई करना है और लगातार लास्ट 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी आया है। तो 985 मेरा पहला टारगेट होगा आज और कल का। और अगर एक बार 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस केस में मुझे लगेगा एक बार 1050 1050 से लेके 1100 का भाव आपको नेक्स्ट 1 से 1.5 हफ्ता मैक्सिमम आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आज और कल के लिए 985 और 990 मेरा टारगेट रहेगा। 1000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 925 मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। सर, मैंने जो अभी एक बैंक निफ्टी का कॉल दिया था उसका
690 टारगेट था, 685 हाई लगा के फिर से नीचे आएगा। नीचे आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर से मोमेंटम आ चुका है। तो जिनके पास है आप ऑलरेडी, तो स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका है। और जिन्होंने पहला टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो हो ही चुका है। अब सर मेरा यहाँ पे यही मानना है, आज जो 56,000 के ऊपर जी मार्केट अभी सस्टेन हो रहा है, जी। यहाँ पे अगर क्लोजिंग होता है 56,000 के ऊपर तो फिर बैंक निफ्टी में एक बड़ा रैली आ सकता है। लेकिन बहुत वॉलेटाइल है, इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक बार देखूंगा कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले सस्टेन हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ ट्रेड इनिशिएटिव हो सकता है। चलिए, तो बैंक का निफ्टी की जो पुट कॉल जो ऑप्शन आपको स्ट्रेटजी बताई गई थी, वहां पे जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया उनके लिए, और जिनके स्टॉप लॉस कट गए हैं उनके लिए, और जिनके जो लोग अभी तक सौदे में बने हुए हैं एग्जिट कर लीजिए। अब नल एंड वाइड हो गया है, बाजार में रिकवरी आ गई है, यहाँ से बाहर निकल जाइए, ये सलाह निकल के आ रही है। अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे या टारगेट हिट हो गया है तो भी बाहर निकल जाइए। नहीं हुआ है और आप बने हुए हैं, आपने नहीं लगाया कोई टारगेट स्टॉप लॉस के लिए, तो भी बाहर निकल जाइए। SBI कार्ड खरीदारी करने की सलाह है। 985 के पहला टारगेट, 1050 दूसरा टारगेट, 968 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर आपको 925 का स्टॉप लॉस लगाना है। करीब करीब अगर आपको 1100 के टारगेट के लिए 5-7 दिन के लिए होल्ड करना होगा। 1 से 2 दिन का टारगेट यानी BTST कॉल जो है आज खरीदे कल बेचे, यानी सोमवार तक के लिए ये यहाँ पे 985 990 तक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। नजर रखेंगे हम यहाँ पर। लेकिन अंशुमान सर के पास चलते हैं सीधे। अंशुमान सर, कैसे देखें अब ओवरऑल पिक्चर को, फाइनल इस RBI की पॉलिसी को? हम लोग बोनस पॉइंट में तो और डिटेल में एनालिसिस करेंगे आप, लेकिन एक छोटी टिप्पणी ओवरऑल कैसे, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो कि इस पॉलिसी को कैसे पढ़ें, देखें, भीतर क्या दिखाई दिया आपको? विपुल, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, देखिए रुपए में हमें एक तेज गिरावट दिखी है। 85-95 के आसपास रुपया ट्रेड कर रहा है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि रिजर्व बैंक ने जो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा रेट कट किया है, ये रुपए के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य देखने होंगे। एक तो RBI की पॉलिसी की मोटी पिक्चर ये है कि RBI बाजार में डिमांड पुश करना चाहता है और इसलिए उसने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर दिए हैं। 4 किश्तों में CRR कम किया जाएगा। बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी होगी जिसे वो कर्ज के तौर पर बांट सकते हैं। ब्याज दरों में कमी की है जिससे कि बैंक अपने मौजूदा लोन भी सस्ते कर सकें फ्लोटिंग रेट के, यानी जो तमाम उपभोक्ताओं और उद्योग के लिए लोन है, और नए लोन्स भी सस्ते किए जा सकें। अब यहां से आगे क्या? आगे ये कि बैंकों को ये देखना होगा कि वो किस स्थिति में, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, उनके मार्जिन्स की स्थिति क्या है, उनके डिपॉजिट्स की कॉस्ट क्या है। इसका सबसे बड़ा तत्कालिक असर आपको दिखाई देगा कि हमें FD के रेट्स और कम होते दिखाई देंगे डिपॉजिट्स के, और इससे हमें अब बैंकों से जो निवेश है, जो बैंकों में बचत है, वो दूसरे अलग अलग विकल्पों में बाहर घूमती दिखाई देगी। यहां से भारत में ऊंची ब्याज दरों पर, डिपॉजिट्स पर ऊंची ब्याज दरों का दौर अब समाप्त होता है। उसका ऐलान हो चुका है, क्योंकि जब 5.5% के आसपास की रेपो रेट है तो बैंक डिपॉजिट्स पर अब बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। ये बचत म्यूचुअल फंड्स की तरफ या बाकी जगह मूव करेगी, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। दूसरी चीज है कि बैंक कैसे इसे पास ऑन करेंगे, उनके पास क्रेडिट की डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये सस्ता कर्ज आने वाले दिनों में नए कर्ज की मांग को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा, इस पर बाजार की भी निगाहें होंगी और सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ये इसका असर हमें कंपनियों के निवेश में भी और बाजार में डिमांड में भी, कंज्यूमर कर्ज में भी दिखाई देगा। रिजर्व बैंक ने चूंकि बहुत सख्ती कर रखी है कंजम्पशन रिलेटेड लोन्स पर, चाहे वो पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो, तो ये कैसे उससे एडजस्ट होगा, ये हमें देखना होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि विदेशी निवेशक RBI की इस पॉलिसी को बहुत करीब से देख रहे थे। आज शाम तक हमें विपुल जी पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में उनका रुख क्या रहा है, क्योंकि ब्याज दरें कम होने के बाद उनके लिए अब चुनौतियां यहां थोड़ी बढ़ेंगी। हमने बॉन्ड मार्केट से भी निकासी देखी है विदेशी निवेशकों की, तो वो कैसे इस पॉलिसी को लेते हैं आज शाम तक, क्या इस पॉलिसी के बाद उनके नजरिए क्या होंगे, इनके आंकड़े हमें शाम तक मिलेंगे। बिल्कुल। और इस बीच बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त, 450 ऊपर बैंक निफ्टी, 450 अंक। जरा एक बार जरा दिखा दीजिए उन सारे शेयरों को जिस पर हम बता रहे थे कि लाल निशान दबाव देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC, एक क्रॉस द बोर्ड सभी बैंकिंग शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। ये शायद हमारा प्राइस थोड़ा 5 मिनट लेट है, इस वजह से आप ICICI बैंक लाल निशान में देख रहे हैं। शानदार रिकवरी यहाँ पर सभी बैंकों में। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, नया उच्चतम स्तर छू दिया है बैंक निफ्टी ने। 56,215 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो नए उच्चतम स्तर पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी में भी शानदार मूव, 106 अंक ऊपर निफ्टी, आधे फीसद की बढ़त, 24,851।
क्या ये रैली 25,000 की जो बाधा बनी हुई है लगातार बाजार के लिए, ये 50 बेसिस पॉइंट का कट, ये सीआरआर में आने वाले 4 चरणों में 1% की कटौती, 25,000 के आंकड़े को क्या ये बाधा पार होगी? बहुत छोटा छोटा रिएक्शन प्रदीप जी और अरुण जी आपसे लेना चाहेंगे। क्या ये बाधा पार होगी इस बार? अरुण सर। मेरा मानना है कि मुश्किल होगा। बाजार को इसके अलावा और कोई न्यूज चाहिए। खाली बैंक सीआरआर और ये जो कट हुआ है रेपो रेट में, खाली इसी से ये 25,000 और 25,150 के जो लेवल बाधा बन रहे हैं उसे बाजार पार नहीं कर पाएगा। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या ये 25 ये जो कटौतियां हुई हैं उससे हम जाएंगे 25,000 के पार, या आपका भी मानना ये है अरुण जी की तरह कि एक बड़ा और ट्रिगर चाहिए? सर मुझे लगता है कि देखिए जो रिएक्शन आना था ऑलरेडी आ चुका है और स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है, डे हाई के आसपास ही है निफ्टी। तो 25,000 के ऊपर ना सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। लगातार लास्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन हो चुका है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है निफ्टी। तो एक बार क्लोजिंग होता है तो उस केस में मैं पॉजिटिव होऊंगा। अभी देखिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंकिंग स्टॉक जो सारे हैं अभी 56,000 के ऊपर सस्टेन भी हो चुका है। तो मुझे लगता है एक बार आज का अगर क्लोजिंग आ जाए ना 56,000 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट 5-7 दिन बहुत लंबा चल सकता है। सही टाइमिंग पे कल हम लोगों ने ये थीम पकड़ी थी, ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी को लेकर के काफ़ी शानदार मूव इन तीनों इंडेक्स में। ऑटो इंडेक्स इंट्राडे हाई पे देखने को मिल रहा है। सर अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मानना ये है अंशुमान सर कि बाजार को एक और बड़ा ट्रिगर चाहिए अगर वाकई में 25,000 की बाधा को पार करना है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप बहुत क्लोजली जो भारत और अमेरिका के बीच डील पर काम चल रहा है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बोनस पॉइंट पे उसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्या स्टेटस है सर? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस मंथ में कोई बड़े अच्छी घोषणा की, और क्या वहाँ से कोई बड़ा सरप्राइज पॉजिटिव आ सकता है? अब दोनों पक्ष थोड़ा सतर्क हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3 हफ्ते से भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से डील को लेकर बड़े सतर्क बयान दिए गए हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिगर जो बाजार अभी एक्सपेक्ट कर रहा है 2-3 में, वो रेयर अर्थ को लेकर है, जो कल शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है करीब 90 मिनट की। उसके बाद अगर दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई बेहतर होती है तो तात्कालिक तौर पर जो सप्लाई चेन का दबाव है, जिस ऑटो सेक्टर की आप बात कर रहे थे, ऑटो इंडेक्स की, उसके लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी। क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच अगर व्यापार वार्ताएं शुरू होती हैं, लंबा रास्ता है, असहमतियां बहुत ज्यादा हैं, अविश्वास बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी ये बाजारों को, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को थोड़ी राहत और रियायत देगा। भारत और अमेरिका की व्यापार डील अभी उस मसौदे तक नहीं पहुंच पाई है जहां पे कह सकें कि कोई फैसला होगा। डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी उलझन में फंस गए हैं। मस्क के साथ विवाद आज पूरी दुनिया के बाजारों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि भारत अपना पक्ष कितना मजबूती से रख पाता है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बार्गेनिंग पावर है विपुल जी, वो कमजोर पड़ रही है लगातार। अगर आप देखते चले जाएं, शी जिनपिंग के साथ उनको बात करनी पड़ी, जबकि शी जिनपिंग के साथ उन्होंने सीधा टैरिफ वार खोला था। इसके बाद अदालतों ने उनके टैरिफ को चुनौती दी है और अदालत, पता नहीं अमेरिका की अदालतें उनके टैरिफ को मानेंगी भी कि नहीं मानेंगी। ऐसी स्थिति में भारत जैसे तमाम देश ये इंतजार करने के मूड में है, वेट करेंगे कि दरअसल इनके टैरिफ राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जायज है भी कि नहीं, उस पर अमेरिका का कानूनी सिस्टम क्या कहता है। और इसलिए व्यापार वार्ताओं में उतनी बेचैनी, उतनी बेसब्री, उतनी तेजी हमें आने वाले समय में नहीं दिखाई देगी। डोनाल्ड ट्रंप भी शायद कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हालांकि जुलाई की डेडलाइन सामने खड़ी हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उनमें वैसी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां वोलेटाइल हैं। बाजार के लिए 2 और चिंता के बिंदु हैं, रूस और यूक्रेन और मध्य पूर्व, जहां से कुछ हो अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होता, ईरान खास तौर पर बड़ी चिंता का केंद्र है। अगर वहां से कोई घटनाक्रम होता है तो बाजारों के लिए दबाव की स्थिति रहेगी। नहीं तो रिजल्ट का सीजन भारत के लिए बेहतर हो चुका है, मानसून अच्छा है, बरस रहा है। उम्मीद है कि मानसून अपनी फंसी हुई गति जो है पिछले 10 दिन से रुका हुआ है महाराष्ट्र में, वो अपनी गति शुरू करेगा। और रिजर्व बैंक ने मार्केट को बोनांजा दे दिया है, रेट कट कर दिया, सीआरआर कट कर दिया। इसके अलावा फिलहाल
इस तिमाही के लिए बाजार को और क्या चाहिए था? बिल्कुल, इस तिमाही के लिए क्या चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दो तीन चीज़ों पे आपने बताया कि नज़र रहेगी। कुछ एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रहे हैं, युद्ध को लेकर के जो आशंकाएं चिंताएं हैं, और रेयर अर्थ का मुद्दा निश्चित रूप से ऑटो सेक्टर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बोनस पॉइंट पे इस पर और ज़्यादा डिटेल में और विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे, तो शाम को 7 बजे अंशुमान सर के साथ जुड़ने के बाद ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि भीतर क्या है आरबीआई पॉलिसी के, और यहाँ पर आपके लिए इस पॉलिसी के मायने क्या हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अरुण सर, आपका लास्ट कमेंट क्या रहेगा सर इस पर, आज की पॉलिसी को लेकर के, और यहाँ से आगे जो है बाजार की दिशा को लेकर के? जहां तक पॉलिसी का सवाल है, बहुत कुछ दिया है आरबीआई ने, और मेरे ख्याल से ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक तो सीआरआर कट भी दिया है, रेपो रेट भी कट दिया है, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर और बैंकिंग दोनों के लिए बेनिफिट है। अब बैंकों के ऊपर है कि वो अपनी बैलेंस शीट की बढ़त को बरकरार रखें और इकोनॉमी में अपने को ग्रोथ मिले। जहां तक बाजार का सवाल है, वापस एक बूस्ट मिला है मार्केट को। अब अगर वाकई बाजार में तेजी का माहौल बनना है तो ये मोमेंटम सस्टेन करना यहां पर जरूरी है। ठीक सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और पूरी आरबीआई पॉलिसी पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब चलिए फोकस करते हैं कुछ एक ट्रेड को लेकर के, बाजार को लेकर के, कि आखिर में यहाँ पर कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इस सबके बीच में जरा एक किर्लोस्कर न्यूमेटिक का शेयर दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर। ये हमने ज़रूर कोई बात है में डिस्कस किया था, और वहाँ से जो शेयर निकल रहे हैं वो नए मतलब नीले खुले आसमान में नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 1000 के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ किर्लोस्कर न्यूमेटिक का शेयर स्क्रीन पर प्लीज़ लेकर के आ जाइए जरा। किर्लोस्कर न्यूमेटिक 1000 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, तो ये हमने ज़रूर कोई बात है में डिस्कशन किया था। सर आपकी कोई टिप्पणी रहेगी यहाँ पर प्रदीप जी? सर नो डाउट पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में भी और चल सकता है। लगातार जो वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, सो आई थिंक यहाँ से और भी 5 to 10% मूव आना बाकी है। तो जिनके पास है अब बने रहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से और 10% मूव, अपसाइड मूव बहुत जल्दी एक से 1.5 हफ्ते में आपको मिल सकता है। ठीक, इस बीच 973 का लेवल अब देखने को मिल रहा है एसबीआई कार्ड में। अब से थोड़ी देर पहले एक कॉल इनिशिएट की गई थी, और ये यहाँ पर 985 के टारगेट के लिए बोला गया था, तो धीरे धीरे करके उस टारगेट की ओर बढ़ता हुआ 975 के आसपास अभी थोड़ी देर पहले इंट्राडे हाई हुआ है। 973 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, तो नए जो है उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दो शेयर पर जरा फटाफट और नज़र डालते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि मोमेंटम आज के शेयर बाजार में जो है वो देखने को मिल रहा है। सर बैंकों में कोई ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है क्या अभी के लिहाज से? सर बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूं। अभी देखिए 56,000 के ऊपर आ चुका है, तो लगातार लास्ट 1 मिनट का चार्ट आप देखेंगे 15-20 मिनट से लगातार मार्केट जो बैंक निफ्टी हायर हाई देते आ रहा है। लेकिन अभी ट्रेड करना ना बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटाइल है। जैसे कि देखिए एक कॉल मैंने दिया, उसका पहला टारगेट अचीव हुआ, पहला टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉप लॉस कटा, तो फिर से अभी एसबीआई कार्ड मैंने कॉल दिया, तो एसबीआई कार्ड अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो मुझे लगता है बने रहिए थोड़ा बहुत। और कल आपने जो डिस्कशन किया सर, कल हमारा जो शो था जबरदस्त था एकदम। जो भी शेयर्स में हमने डिस्कशन किया मतलब सारे एकदम रॉक स्टार हो गया। मुझे लगता है कि एक बार बने रहिए इस काउंटर के साथ। बैंकिंग जो काउंटर्स है, लाइक मेरा इंडियन बैंक का पीक था, और अदर्स भी हमारा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे कॉल्स का पीक था। तो एक बार बने रहिए ऐसे। मुझे लगता है कि एक बार दोपहर तक बने रहे तो आज से 1-2 दिन में थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा कि मार्केट सस्टेन होगा कि नहीं, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो अनसर्टेनिटीज है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक चीज है ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए अभी जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही दिखा रहा है। सो मेरा मानना ही होगा कि एक बार वेट करने का सलाह होगा सर। वेट करने की सलाह होगी। एक सर जो कल आपने कॉल दी थी, एक जो ट्रेड दिया था शोभा डेवलपर्स, जरा उसको भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और क्या यहाँ पर भी टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसने जो है 1663 का हाई लगाया है इंट्राडे लेवल पे, अभी जो है वो 1642 के आसपास चल रहा है। क्या यहाँ पे टारगेट क्या दिया था सर, एक बार आप अपने मुखार बिंदु से जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर यहाँ पे टारगेट था 1650 के आसपास ही था, तो ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी बने ही रह सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच सर और एक काउंटर में ब्रेकआउट आ चुका है, कंपनी का नाम बता देता हूँ, शक्ति पंप।
शक्ति अभी पंप 940 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लास्ट 10 मिनट से जितना वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, इसमें नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 955 पहला टारगेट रहेगा, और 985 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। 985 टारगेट के लिए आप बने रहिए, 4 से 5 दिन लगेगा। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 915 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 955 पहला टारगेट और 985 सेकंड टारगेट रहेगा। 915 का स्टॉप लॉस, 955 955 पहला टारगेट, यहाँ पर दूसरा टारगेट 985। तो यहाँ पर नज़र रखिए। ये मेरे बहुत दिन से सर मेरे मतलब दिमाग में चल रहा था, और आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने एक मॉनसून को लेकर के एक थीम रखी थी, हालांकि लोगों को उतनी समझ में नहीं आई, उस तरह की व्यूअरशिप वहाँ पे नहीं आई, लेकिन उस थीम में ये शेयर शामिल था शक्ति पंप, क्योंकि ये जो इरिगेशन से जुड़ी कंपनियां हैं वो निश्चित रूप से इस मानसून सीजन में उनको लाभ मिलता है, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5.25% ऊपर 938 का लेवल, 955 पहला टारगेट, 985 दूसरा टारगेट, और 915 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग नज़र रखिए। बहुत सारे सवाल आज रहे हैं, लेकिन आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि 1 से लेकर के 2.5 के बीच में सवाल पूछिएगा, उसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। लेकिन कालीचरण जी ने पूरा मतलब लग रहा है जैसे सारे के सारे बैंक खरीद रखे हैं। कह रहे हैं SBI जो है 188 पे है, एक्सिस बैंक 368 पे है, HDFC बैंक आज सर इतने सारे तो नहीं, हाँ बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन SBI के लिए अभी टारगेट क्या हो सकते हैं सर? 188 पे लिया हुआ है इन्होंने, और 3 साल का इनका नज़रिया है, और सारे बैंक ले रखे हैं, PNB, महाराष्ट्र बैंक, एक्सिस बैंक। तो सर 3 साल के नज़रिए के लिहाज से तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? डेफिनेटली विपुल जी, एसबीआई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। अभी 800 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो बने रहिए बहुत स्ट्रिक्टली, नेक्स्ट 2 से 3 महीना 4 महीना बने रहिए। हो सकता है कि ये जो आज का रैली है 2-4 दिन कंटिन्यू होने के बाद भी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको बेचना नहीं है, घबराने का बात कोई है नहीं इसमें। बने रहिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार आपको 850 से लेके 870 शॉर्ट टाइम में, और अगर आपका 2 साल का व्यू है यहाँ पे 1000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे 2 साल का व्यू है तो 1000 के ऊपर के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के सेक्टर पे, इसी तरह के शेयरों पे लगातार हमारा फोकस रहेगा। एक दो दर्शकों की टिप्पणी और ले लेते हैं फटाफट। REC PFC को लेकर के जो है जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक अंश कौशिक जी। कह रहे हैं कि कल उस पर आपसे बात भी हुई थी, जहाँ तक मुझे आ रहा है 405 पे लेकर के रखे हुए हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। कल भी काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए आरईसी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतना जल्दी भागेगा नहीं फिलहाल। अभी तो देखिए आज 400 के ऊपर है, सस्टेन भी हो रहा है 410 के ऊपर, और डे हाई है 414 के आसपास। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 402 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीएफसी में भी सेम से 415 के आसपास दोनों भाई एक साथ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको 400 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 435 440 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो इमीडिएटली कुछ सीन यहाँ पे होने वाला नहीं है। बने रह सकते हो, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है सर। सर मैं तब से बड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि आखिर में आज थीम क्या ली जाए। चूंकि पावर का जिक्र छड़ा है, तो क्या पावर पे आज थीम रख लें सर? हालांकि टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं, अभी थोड़ा सा अगर हम शो एक्सटेंड करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 11:10 तक? कोई बात नहीं, कीजिए, कोई बात नहीं। तो सर पावर पे आज एक बार फिर से, क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पर रिटेलर्स काफ़ी फंसे हुए हैं, तो कोई ये चलेगा नहीं चलेगा के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स के काफ़ी सवाल हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इसलिए डिस्कस करते हैं। और आज नहीं तो कल यहाँ रिकवरी आएगी, ऐसा तो मानना है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो सर आज की थीम जो है वो हम रखते हैं पावर, और पावर पे शुरुआत करना चाहेंगे प्राइवेट कंपनियों के साथ। शुरू करेंगे टाटा पावर और अदानी पावर के साथ। तो सबसे पहले अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी कैसे आप देख रहे हैं अदानी पावर को करंट लेवल पे? आज 1.25% की मजबूती है, 555 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नो डाउट विपुल जी, मैं शुरू से ही अदानी पावर को लेके पॉजिटिव हूं, क्योंकि देखिए 500 के ऊपर बहुत टाइम बाद सस्टेन हो रहा है और लगातार लास्ट 1 महीने से ऑलरेडी 500 के ऊपर ही है। तो अभी 555 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है अब बने रहिए। बहुत सारे लोग ना हायर टाइम फ्रेम में ट्रैप है, लाइक 650 700 के आसपास। तो मुझे लगता है जिनके पास है एवरेज करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। 496 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, बहुत जल्दी अगर एक बार 570 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो उस केस में आपको एक बार 650 से लेके 700 का टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इंडस्ट्री में लीडर है, पावर सेगमेंट पे लीडर है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको बने रहने का ही सलाह होगा यहाँ पे।
ठीक है, अदानी पावर पे बात हो गई, जरा आप टाटा पावर पे भी जरा बात आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी एक दायरे में फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? 400 के आसपास लंबे समय से घूम रहा है। देखिए, जैसे कि अदानी पावर बहुत तेजी से भागेगा, टाटा पावर उतना तेजी से नहीं भागेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत वैल्यू है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो टाटा पावर आपके लिए। मार्केट कैप है 1,26,000 करोड़ के आसपास, नीट प्रॉफिट है 4,775 करोड़ के आसपास, अभी 400 के आसपास चल रहा है। फिलहाल लास्ट 2 से 4 बार ऐसा हुआ है कि 405 406 के आसपास एक टॉप बना के फिर से नीचे आ गया। लेकिन मेरा मानना ये कि यही है सर, अगर आपके पास है आप बने रहिए। टाटा पावर में फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम हाई देखेंगे नियर अबाउट 500 के आसपास था, वहां से नीचे आ गया, अभी 400 के आसपास ही चल रहा है। सो नो डाउट इज अ हेल्दी करेक्शंस। और अभी तो सर कंसोलिडेशन पैटर्न हो रहा है, इसमें कुछ फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपके 6 से 8 महीना व्यू हो तो 450 से लेके 500 ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। वारी एनर्जी में क्या करें? आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक अच्छी चाल के बाद जो है अब दबाव यहाँ पर आया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी को लेकर के सर? देखिए, आईपीओ के बाद नीचे आ गया, फिर से बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा बहुत स्पीड से तो भागने वाला नहीं है। और इसमें हमारा कॉल भी था, उसका टारगेट अचीव हुआ। नेक्स्ट दिन हमने देखा कि यूएस का जो एक न्यूज़ आया, एक्सीडेंट हुआ, तो उस दिन आपने मुझे पूछा था कि प्रदीप जी क्या करना चाहिए। मैंने बोला था कि सर एक बार वेट करने का सलाह होगा। उसके बाद ये स्टॉक 3,000 टच करके आया, फिर से ऑलमोस्ट 2950 2980 के आसपास टच करके फिर से नीचे आया। तो मेरा मानना ये, अगर ये स्टॉक 2715 2715 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, नहीं जाता है, तो मेरे ख्याल से जो लॉन्ग पे अभी बने हुए हैं तो उनको होल्ड करना बेटर रहेगा। बहुत जल्दी एक बार आपको यहाँ पे 2900 से लेके 3,000 का प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और अगर एक बार 3,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको एक बार, जिसका ऑल टाइम हाई 3400 के आसपास है, तो वो भी आते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 2700 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। ठीक सर, यहाँ पे जो है ये राय निकल के आ रही है। JSW एनर्जी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, 510 के आसपास चल रहा है बीते एक महीने में। बाकी पावर कंपनियां जो सुस्ती दिखा रही हैं, बड़ी कंपनियों की बात करें तो उसके मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। क्या सलाह रहेगी सर 510 के आसपास JSW एनर्जी में? अब देखिए, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रक्चर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 510 बहुत ही अच्छा प्राइस वैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ पे ना बॉटम कंफर्मेशन होने के बाद अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो नहीं आया। तो बेसिकली मुझे लगता है एक बार 525 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 525 के ऊपर आता है, इस केस में आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको एक बार 565 से लेके 570 का 575 के आसपास आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 69% के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है 1980 के आसपास। तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम सर यहाँ पे नहीं है जी। चलिए, तो ये बात JSW एनर्जी को लेकर के निकल करके आ रही है। तो प्राइवेट कंपनियों में हालांकि कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो है छोटे जो शेयर हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछते रहते हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं फटाफट। सर जरा JP पावर पे नज़र डालिए, जरा क्या करना चाहिए। हालांकि आपकी राय मुझे पता है, लेकिन तमाम दर्शकों के जो सवाल रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 10-15 रुपये का शेयर है, तो सवाल का एक महीने में 16-17% चला है। टेक्निकल लेवल्स क्या कह रहे हैं इसके? सर ये तो आपका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ शो करने के बाद आपको पता चल ही गया कि कौन सा स्टॉक में मैं क्या बताऊंगा। देखिए, अभी 15.80 के आसपास चल रहा है, एंड मेरा मानना सर यही है कि यहाँ पे आप बने रहिए। अभी एक 13% का स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि एक बार 18-19 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, तो बने रहिए। लेकिन मेरा ऐसे काउंटर्स पे कॉल्स नहीं रहता है, रिकमेंडेशन नहीं रहता है, तो मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जिनके पास है आप एक बार यहाँ पे बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 13 जी। तो ये बात JP पावर पे है। अब जरा लेकर के आते हैं R पावर, क्योंकि R पावर में सर लेकिन मूव काफ़ी शानदार रहा। और मुझे याद है कि जब इस पे बातचीत हो रही थी, आपसे जिस दिन बात हुई थी, उसके बाद क्या धुआंधार चला है सर ये शेयर। अभी क्या करें सर? 62% एक महीने में चल गया। ट्रेडिंग की कोई गुंजाइश यहाँ पर? दूसरा, जिनके पास है वो अभी क्या करें, और जो लोग लेना चाह रहे हैं 62 के आसपास, उनके लिए कोई मौका है या ख़त्म हो गया? सर यहाँ पे ना 2 टाइप का इन्वेस्टर है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो डेफिनेटली आप बने रहिए। उस दिन सर आप बात कर रहे थे 52 था, और मैंने बताया था आपको एक हफ्ते में हो सकता है 58 60, उसी दिन दोपहर में 60 हो गया था सर।
क्योंकि आपका सर ये जो थीम आप चूज करते हो ना बहुत जबरदस्त है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा टीम भी बताता है विपुल जी सुबह एक थीम पकड़ता है, देखिए शाम तक या तो एक दो दिन में मूव आ ही जाता है। देखिए अभी 62 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए इस काउंटर में। 58 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश अगर बाय करना आप चाहते हो तो कर सकते हो, उस केस में आपका 64 और 65 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन मेक श्योर यहाँ पे आपका कोई मल्टी बैगर और डिकेड होल्डिंग ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से 64 65 बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। 58 के स्टॉप लॉस के साथ अब बने रहिए इस काउंटर में। चलिए, बने रहने की सलाह है। 58 का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अब अगला प्रश्न जो है, अगला सवाल जो है सर सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन एक ऐसा शेयर है कि मतलब ये अकेले इस पर आप बात कर लीजिए और आप पोस्ट कीजिए, जब हम अपना हम पोस्ट करते हैं उसके बाद से इतनी लोगों की रिटेलर्स की क्वेरीज, इतना इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी है। 24-25% चला, ब्रेकआउट के बाद फिर ठंडा हुआ, फिर चला, आपका भी पता है। लेकिन लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल आधार पर अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? सर 63 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए जिनके पास है, और यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है। फिर भी मेरा सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। सुजुलॉन पे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स है ऑलरेडी ट्रैप्ड होके रखा था हायर जोन पे, तो इन्होंने अभी प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ऐसा कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 63। ठीक, एक छोटी कंपनी रह गई, वो है रतन इंडिया पावर सर। वह बाद में लोग कहते हैं कि आपने इसको छोड़ दिया, हालांकि कुछ है नहीं, 10-11 रुपए का शेयर है, चलता है, एक रेंज में फंसा हुआ है। आपके अभी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या इस पर, सिर्फ चार्ट पर? सर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। जो लास्ट 4 से 5 महीने का मूव है ऑलरेडी 9, हमने देखा कि जो लो था ऑलमोस्ट 8.74 और 9 रुपीज के आसपास हुआ से एक बेस बना के अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरा सलाह यहाँ पे है कि फ्रेश बाई का सलाह तो नहीं होगा, और जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10.50। 10.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं होगा, जिनके पास है वो बने रहिए। चले, फ्रेश बाई की सलाह नहीं है, जिनके पास है वो बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो नजरें बना करके चलें। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है NHPC। इन सबके बीच में सर 24,932 पे निफ्टी, तो आज तो मतलब क्रांति करके मानेंगे क्या सर? मतलब अगर इंट्राडे लेवल पे, एक छोटी टिप्पणी सर, कि अगर इंट्राडे लेवल पे 25,000 क्रॉस 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, क्या मायने है उसके? कोई मायने है? डेफिनेटली विपुल जी, बहुत टाइम से इंटरडे के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है 25,000 के ऊपर। तो मुझे लगता है 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मींस मार्केट आपको कुछ संकेत देने का कोशिश कर रहा है, मार्केट आपको बोलना चल रहा है कि भैया मैं तो चलने के लिए रेडी हूं, आप रेडी हो कि नहीं। तो सिंपल मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है, लेकिन 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, नजरें यहाँ पे रहेंगी, कभी काफ़ी टाइम है तो देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। लेकिन NHPC सर जरा आपकी नज़र जाने, अब ये वो शेयर है सर जो कि बहुत लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कभी भी अब या तो नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, और चलना है तो मुझे लगता है अगले 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। NHPC क्या करें सर अभी? स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ज्यादा चल नहीं रहा है, बार बार फेल हुआ है 93 94 के आसपास। जब तक 92 के ऊपर फ्रेश क्लोजिंग नहीं मिलता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे बिग रैली नहीं होने वाला। तो जिनके पास है बने रहिए। कंपनी फंडामेंटल टेक्निकली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी नहीं चल रहा है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ चल रहा है। एक बार बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, बेटर बाय ऑन डीप अगर करेंगे और भी अच्छा होगा 83 82 84 के आसपास। लेकिन करंट जोन से भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, 92 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक, आज बहुत सवाल कोचिंग शिपयार्ड पे आ रहे हैं, आप लोग जो है परेशान मत होइए, दोपहर 1 बजे पूरी डिटेल में बातचीत इस पर हो जाएगी। लेकिन चूंकि बात अभी पावर की चल रही है, अभी हमारे कह रहे हैं कि पावर ग्रिड पे भी बात हो जाए, विशाल शर्मा जी कह रहे हैं, तो बिल्कुल सर पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बात आगे करेंगे। पावर ग्रिड सर जरा एक और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कोई समस्या नहीं है, शेयर सारे पावर के फंसे हुए हैं PSU के, कब ब्रेकआउट आएगा पता नहीं। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी जो है 296-97 के आसपास चल रहा है। जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब 2020 के बाद जब ब्रेकआउट आया था 107 के बाद, उसके बाद कभी भी अपना जो डेली मूविंग वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं क्लोज हुआ था। रिसेंटली ब्रेक हुआ 300 के आसपास और नीचे आ गया था। अभी फिर से जो हमारा वीकली मूविंग एवरेज मैं देखता हूं, फॉलो करता हूं, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है।
और कंसोलिडेशन थोड़ा हो रहा है, और नीचे से देखिए अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन विपुल जी, यहाँ पे बाई करना चाहिए। यहाँ पे इतना अच्छा चलता नहीं है स्टॉक कि आपको नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में कुछ धमाका होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको बने रहना है, नेक्स्ट एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का व्यू आपको यहाँ पे रखना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 315-320 का टारगेट यहाँ पे आने वाला है। एनएचपीसी पे आपने होल्ड की सलाह दी थी क्या, है ना सर? यस यस हाँ, यस सर। क्योंकि लोग और भी अभी भी सवाल बीच में आते जा रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए जरा एक दो शेयर और फटाफट लेकर के आते हैं। SJVN सर, काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास लगातार इस पर टिप्पणियाँ आ रही हैं। ईशु कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर और आपको सुप्रभात। अभी इन्होंने 103 पे लिया है, ब्रेक इवन के आसपास है। खैर अगर हम इनके छोड़ करके अगर इन जनरल बात करें, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर SJVN में? 100 रुपये के आसपास का शेयर, यहाँ पर क्या अभी भी खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? सर ब्रेकआउट इसमें अभी नहीं आया, और मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। फ्रेश यहाँ पे रैली आएगा 107 के ऊपर। 107 के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलेंगे उसके बाद आपको 115 से 125 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, और आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 96.50। 96.50 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा 107 के ऊपर। 107 का लेवल ध्यान में रखिए, 107 के ऊपर जाए तब नई खरीदारी करिए। ये सलाह आप लोगों के लिए है। और इस बीच लगातार 1000 से ऊपर दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम विपुल के जी साथ आपको जोड़िए। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड पूरे बोनस टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ 1000 के ऊपर लोग सुन रहा 10 है बजे के कार्यक्रम में पहली बार है सर। 1 बजे के कार्यक्रम में हम इस माइलस्टोन को कई बार क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, 10 बजे में पहली बार है। तो सभी इसीलिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक अब इसे, जैसे 1 बजे के शो में होता है, अब इसे न्यू नॉर्मल कर दीजिए आप, कि मतलब अब ये नया सामान्य का क्रम हो कि 1000 से ऊपर है कोई बात नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से, हमारी ताकत हमारे दर्शक ही हैं जो कि हमें लगातार ऊर्जा देते हैं। तो उन्हीं लोगों की स्ट्रेंथ है सर, उन्हीं लोगों का भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NTPC और NTPC ग्रीन, इनके बिना बातचीत अधूरी रह जाएगी। तो पहले जरा NTPC पे बात कर लेते हैं। बहुत सुस्त चाल है बाकियों के मुकाबले। इवन विद इन PSU पावर कंपनियों में भी थोड़ी सी सुस्त चाल रहती है यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी सर NTPC पे आपकी? 330 के आसपास काफ़ी क्वेरीज भी रहती है लोगों की, आप क्या सलाह देंगे? देखिए जिनके पास है बने रहिए यहाँ पे विथ स्टॉप लॉस अब 310 310 आपको एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्ट्रक्चर में अभी बाइंग नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर फॉलो अप बाइंग आता है उस केस में चलेगा। और NTPC ग्रीन देखिए, NTPC ग्रीन फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जब IPO आया था, IPO आने के बाद मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि IPO हाई के ऊपर अगर सस्टेन करेगा उसके बाद जाके आप एंट्री कीजिए या तो वेट कीजिए। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, IPO हुआ होने के बाद नीचे आ गया, अब बार बार एक रेजिस्टेंस बना रहा है 122 से 125 के आसपास। तो मुझे लगता है 122 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे NTPC ग्रीन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। 98 आप फिक्स्ड एंड फाइनल आपका स्टॉप लॉस है। अगर नहीं ब्रेक करता है तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश बाई सर 122 के ऊपर ही होगा। अच्छा ठीक, NTPC ग्रीन एक बार स्क्रीन पर दिखा दो दीजिए। NTPC ग्रीन पे क्या 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 टारगेट होता है? 120 122 है ना? 120 के ऊपर सर मल्टीपल रेसिस्टेंस है एक्चुअली। 120-22 में आप देखेंगे मल्टीपल टाइम फेल हो रहा है। तो 122 अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल अभी जो भी लोग बार बार बाय कर रहे हैं 122 123 में जाके वो सेल कर रहा है। तो इसीलिए एक बार मेरा मानना ये है कि 120 122 के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके बाद जाके यहाँ पे हम बाय करके जा सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं। 2 टिप्पणियाँ और फिर बहुत सारे शेयर छूट जाएंगे, कोई बात नहीं। हर्ष हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं ब्रोकर बोले सेगमेंट के लिए। लेकिन पहले जरा KPI ग्रीन सर एक बार एक फटाफट नजर मान लीजिए सर। और एक आइनॉक्स विंड पे बीच में बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद अब क्या करना चाहिए? तो आइनॉक्स विंड और साथ ही साथ KPI ग्रीन, इन 2 पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले जरा KPI ग्रीन पे नज़र डाल लेते हैं। 575 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर? सर नो डाउट देखिए एक फ्रेश यहाँ पे बॉटम बना है। बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी हो रहा है, 520 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 565 570 के आसपास, उससे पहले नहीं है। अब देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, सो नो डाउट जिनके पास है बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 554 560 के आसपास, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। ये जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ है लास्ट मंथ पे और अभी जो दिस मंथ पे जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, ऐसा वॉल्यूम बिल्ड हुआ था 2023 जुलाई में।
अभी सेम वॉल्यूम अभी बिल्ड हो रहा है। सो मेरा मानना ही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे और भी हायर प्राइस आपको दिखने को मिलेगा। आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 495। 495। और दूसरा आइनॉक्स विंड सर, यहाँ पे क्या देखिए करना चाहिए अभी? इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना केपीआई ग्रीन का था। अभी 183 के आसपास चल रहा है, टॉप बना दिया 190 के आसपास। तो मेरा मानना ये कि देखिए एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होने वाला है बहुत टाइम, 170 175 के आसपास आने वाला है। क्योंकि जो टॉप से अभी नीचे आ रहा है, जो एक मोरूबुजू कैंडल बनाया और नेगेटिव पैटर्न बनाया और वॉल्यूम भी नेगेटिव ही है, और इनफैक्ट जो 5 मूविंग डेज एवरेज है उसके नीचे भी ट्रेड हो रहा है। तो फंडामेंटली सर उतना खराब तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि एक बार आपको इसमें होल्ड करना है, वेट करना है, फ्रेश बाय नहीं करना है। तो एक बार स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 166 का। 166 का। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं ईद मुबारक प्रदीप जी को, विपुल जी को, आप सबको भी ईद मुबारक सर, बहुत बहुत सभी हमारे दर्शकों को ईद मुबारक। इस बीच इरिडा रह गया सर। इरिडा पे बहुत सारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं वो छोड़ दिया आपने। साउथ इंडियन मूवी इन हिंदी के नाम से आईडी बनाई है, कहाँ कहाँ से नाम सोचते हैं सर, और इतना अच्छा नाम सोच लेते हैं तो अपना नाम भी बता दिया कीजिए कि असली नाम आपका क्या है। तो ज़रा फिलहाल के लिए इरिडा पे नज़र डाल लेते हैं। ये भी ऐसा शेयर है जिस पर हम लगभग हर रोज़ बात कर रहे हैं। 174 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी सर? देखिए इसमें मैं पॉजिटिव हूँ सर, इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। अच्छा सा बेस बनाया, बॉटम बनाया, फिर से अभी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हो रहा है। फंडामेंटल ठीक है, 1600 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी वाला जो प्रॉब्लम अलग अलग स्टॉक्स में होता है, जो स्मॉल कैप होता है, तो इसमें वैसा प्रॉब्लम है नहीं, और ऑर्डर्स भी आता है बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना है। बहुत जल्दी आपको 200 का प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपका व्यू 1-2 हफ्ता में नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा अभी 145। चलिए, पीएफसी आरईसी पे आपने बात तो की थी, लेकिन शायद इस सेगमेंट पे से बाहर बात हुई थी, तो जरा एक लाइन में खाली स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने चाहिए जरा संक्षेप में बता दीजिए सर। पीएफसी राइट, पीएफसी और आरईसी दोनों पे जो है क्या व्यू है? दोनों के लेवल्स एक जैसे ही रहते हैं सर जी? सर यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं है, तो बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 390 के आसपास। और मुझे लगता है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट जोन है ऑलमोस्ट 425 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बार आपको 470 का भाव, 480 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। और आरईसी में भी सेम सर, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे जस्ट नॉर्मली ट्रेड अभी हो रहा है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है अभी। सो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको बने रहने का सलाह होगा। ऐसे स्ट्रक्चर वाइज तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। इसमें भी आपको 450 460 का टारगेट के लिए आपको एक बार बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। जो पावर की कंपनियां छूट गई हैं, हम कहाँ छूटे जा रहे हैं? हम आपके साथ मौजूद हैं। आपके प्रश्न आप भेज दीजिएगा, सवाल पे उत्तर दे देंगे। लेकिन 24,980, जी हाँ, ये इंट्राडे हाई अभी देखने को मिल रहा है। 24,972 का लेवल, 24,980 का हाई लगा है। तो बाजार बहुत शानदार मूव, 1% करीब करीब ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ऐसे में बड़े बड़े ब्रोकर सोच क्या रहे हैं, वो कहाँ दांव लगा रहे हैं? फटाफट चलते हैं जरा ब्रोकर बोले की तरफ। ब्रोकर बोले, जिसमें बहुत शानदार शेयरों में बातचीत होती है, जिसमें कि बड़े बड़े ब्रोकर दांव लगा रहे हैं। आपकी पोजीशन जो है या तो वहाँ पर होती है या फिर आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सारे टारगेट्स नए नए निकल करके आते हैं। और विपुल चौरदिया जी कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर पर एडवाइस प्लीज़। 1 बजे बात कर लेंगे सर। अब जो है पहले जरा ब्रोकर जहां कहां दांव लगा रहे हैं वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स। हर्ष जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स खंगाल के लेकर के आए हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी जी, पहली कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक की। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जो एंटीक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 398 रुपीज़ के टारगेट दिए। यहाँ पे स्टॉक 301 302 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका कहना क्या है, देखिए इनका कहना है कि कंपनी में बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स हैं। सबसे पहले इनकी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर अगर आप देखें एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर तो शानदार परफॉर्मेंस रही है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बजट में एलोकेशंस हुआ है उसका असर देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट अवार्डिंग जो स्थिति है वो भी काफ़ी बेहतर है। स्टैंड अलोन बिजनेस को अगर आप देखें वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट के आधार पर, तो यहाँ पे ईपीएस पर 10 गुना प्राइस टू अर्निंग रेशो के आधार पर ये वैल्यू कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और साथ ही इनका मानना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% तक बढ़ सकती है। ठीक, यहाँ पर सर पीएनसी इंफ्रा पे रखिए आप नज़र। और यहाँ पर एंटीक ब्रोकिंग का मानना है 398 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। अभी जो है पीएनसी इंफ्रा
पे अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 301 के आसपास। तो यहाँ से करीब करीब 100 रुपये 97 रुपये के आसपास के अपसाइड की उम्मीद। आपकी टिप्पणी सर क्या होगी सर? नो डाउट सर, इसमें बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो क्योंकि बेस ऑलरेडी हो चुका है 280 टू 85 के आसपास, और बेस होने के बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अभी रिकवरी हो रहा है। तो 301 के आसपास है, बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 350 360 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सर एक अपडेट है, एसबीआई कार्ड का हमारा जो टारगेट था 985 के आसपास, तो 985 अभी रिसेंटली 982.80 और डे हाई के आसपास ही है। तो इंटर डे के लिए जिन्होंने भी बाय किया था यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मेरा जो वीकली कॉल है वो 5-7 दिन के लिए वो एक्टिव होगा 1050 के लिए। मैं एक बार बने रहूंगा इसमें, बट अगर आपने इंटर डे के लिए बाय किया था तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए एसबीआई कार्ड जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 981 982 का लेवल देखने को मिल रहा है, 3-4% ऊपर इस समय। यहाँ पर जो लोगों ने इंट्राडे के लिए लिया है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लीजिए। यहाँ पर 985 का पहला टारगेट दिया गया था, उसके पास पहुँच गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग एक हफ्ते रुक सकते हैं उनके लिए 1050 और 1100 के टारगेट दिए गए थे, वो पोजीशन अभी भी एक्टिव है। 925 का स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका आप लोग ध्यान रखें। नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर नज़र बना करके चलें। 982 का लेवल, क्या देखिए क्या शानदार मूव, नई चोटियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं एसबीआई कार्ड के अंदर। तो इस तरह के शेयर जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो ये सर ये जो तभी दर्शकों का इतना भरोसा और प्यार जो है देखने को मिलता है कि एक कार्यक्रम के अंदर अंदर न सिर्फ कॉल दी जाती है बल्कि टारगेट भी हिट हो जाते हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक कॉल भी ऐसी रहे तो फिर ठीक है, दिन भर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे स्टॉक्स पर चलते हैं, हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है और 740 रुपये का टारगेट दिए। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि पहले जो टारगेट था वो 1250 रुपये का था और अब घटाकर 740 रुपये कर दिया गया। तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इनका कहना क्या है, देखिए इनका कहना है, उन्होंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि टैरिफ का जो कंसर्न है वो बना हुआ है लगातार। जो जगुआर लैंड रोवर है, JLR जो है, उसके पोर्टफोलियो में जो पुरानी लाइनअप है उसका असर देखने को मिल सकता है। भारत में जो ऑटो की ग्रोथ इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, खासतौर पे कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो जो टाटा मोटर्स है मार्केट शेयर में लगातार चुनौतियां झेल रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि 2026 में टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा सा और दबाव वाला साल देखने को मिल सकता है और नेट डेट की जो स्थिति है वो वापस आती हुई दिख सकती है। एक दो पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने यहाँ पे गिनवाए। उन्होंने कहा कि अगर आप स्थिति बेहतर अगर माने तो कब हो सकती है, वो 2027 से 28 के लेवल पे देखने को मिल सकती है। और ये भी है, इनका कहना है कि जो JLR है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर वो लॉन्चेस होती है तो उसका असर यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। ठीक, यहाँ पर नजर बना करके चलिए टाटा मोटर्स पे। अभी करीब करीब जो है हम देख रहे हैं 712 के आसपास चल रहा है, 740 का लक्ष्य। सर लक्ष्य में कटौती की गई है टाटा मोटर्स को लेकर के। कुछ एक नेगेटिव चीज़ें भी चल भी रही हैं, जो चाइना का अभी एक नया विषय आ गया है रेयर अर्थ का, उससे कैसे निपटा जाए वो ऑटो सेक्टर अभी जूझ रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मेरा मानना है यहाँ पे यही है कि जिनके पास है बने रहिए। प्रॉब्लम ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर वाइज नहीं दिख रहा है। अब 710 के आसपास चल रहा है, आपको फ्रेश बाय नहीं करना है। फ्रेश बाय आपको करना है 680 670 के आसपास, क्योंकि देखिए रिसेंटली जो एक महीने से चल रहा था उसके बाद हमने देखा कि 740 750 के आसपास चला है, अभी वहां से रिवर्स होकर फिर से नीचे आ रहा है। तो फेयर वैल्यूएशन इसमें बाय करने का रहेगा 670 से 680 का भाव। बाकी बने रहिए, यहाँ पे आपको 800 के ऊपर भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। न्यूज सर ऐसे आते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम टाटा मोटर्स के लिए स्पेशली जिनका प्रॉफिट है 28,000 करोड़ और मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़ के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा। अब बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय का सलाह रहेगा 670 680 के आसपास। चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है फिलहाल टाटा मोटर्स पर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी है रिलायंस की। कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स बढ़ा दिए। यहाँ पे अब देखिए कि जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1650 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना क्या है, इनका देखिए सबसे पहले ये कहना है, अगर आप वैसे ईयर टू डेट भी देखें तो 18% ये स्टॉक चल चुका है। इनका ये कहना है कि FY26 में जो ग्रोथ आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इसके साथ ही नए स्टोर का जो एडिशन है रिटेल, अगर इनके आप
देखें यहाँ पे स्पेस में तो नए स्टोर का एडिशन होता हुआ दिखेगा और तेजी से और यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जियो टैरिफ की बढ़ोतरी की लगातार बातचीत चल रही है तो उससे फायदा मिलेगा। ऑयल टू केमिकल बिजनेस की स्थिति में और सुधार होता हुआ दिखेगा और लॉन्ग टर्म अगर आप एवरेज एंटरप्राइज वैल्यू देखें ओवर द एबिटा तो वो भी यहाँ पर जो है वो स्थिति होती हुई दिखेगी और इसी की वजह से उनको लगता है कि अभी दोबारा से यहाँ पे रूम रेटिंग जो रूम है यहाँ पर री रेटिंग की रूम की गुंजाइश बन रही है। ठीक। जेफरीज का मानना है 1650 के टारगेट यानी मौजूदा स्तर से 200 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। अच्छी रिकवरी है आज, आधे % की मजबूती। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1650 के टारगेट जेफरीज की तरफ से, आपकी तरफ से क्या टारगेट होंगे? डेफिनेटली सर बने रहने का सलाह होगा। नंबर 1 कंपनी है, देखेंगे 81,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, नो डाउट। देखिए लास्ट बार जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1450 के आसपास ही था, वहां से फिर से हमने देखा कि थोड़ा डिप मिला। अभी स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी के शो में हमने 1260 1300 के आसपास से ऑलरेडी मैं बाई कॉल देके रखा हूं, तो इसमें अभी भी मैं लॉन्ग हूं। मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट इसमें 1550 का और उसके बाद जो 1650 का टारगेट सर आप बता रहे हो वो भी आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है। रिलायंस इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो यहाँ पे आपको 2-1 दिन में टारगेट नहीं मिलेंगे और ऑलरेडी चल चुका है स्टॉक। लेकिन अभी जो 150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये टारगेट थोड़ा आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। ठीक, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। और आज की आखिरी कंपनी जरा फटाफट नजर डालते हैं, हर्ष बताइए। आखिरी कंपनी है बजाज ऑटो की, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है 10,150 के आसपास का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना क्या, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि 125 सीसी के सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी मजबूत आने वाले दिनों में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कुछ नए लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं पल्सर के जरिए और उसके साथ ही नए ब्रांड्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो चेतक इनका जो स्कूटर है वो EV के तौर पे जो लॉन्च होता हुआ दिखेगा और साथ ही यहाँ पर आप 3 किलोवाट की बैटरी जो है वो भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में जो है यहाँ पर और मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा और एक्सपोर्ट के मोर्चे पे बात की जाए तो 15 से 20% का यहाँ पर तेज़ी देखने की उम्मीद है और खासकर अफ्रीका के देशों में यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो लिथियम आयरन ई-रिक्शा के ऊपर भी है, तो उस स्पेस में भी कंपनी कैटर करने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई बजाज ऑटो पे। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। देखिए नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली जो घुमा है एक्चुअली स्टॉक टॉप बना के ऑलमोस्ट आप लेवल देखेंगे कि 8,900 8,800 के आसपास स्टॉक घुमा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बॉटम भी अच्छा बनाया मोरूबोजू कैंडल के साथ एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनाया, उसके बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आने का ट्राई हो रहा है यहाँ पे। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय का जो जोन रहेगा मुझे लगता है एक बार अगर 8,200 से लेके 8,100 का प्राइस मिलता है कभी भी तो उस जोन पे आप बाय कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी अगर एक बार 9,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो इसमें आपको 9,800 से देके 10,000 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई बजाज ऑटो पे। तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया ये 4 शानदार शेयर लेकर के आने के लिए और बताने के लिए ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रोकर बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त। सर आपको धन्यवाद करने का वक्त आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर तो दीजिए, साथ साथ सैयद हैदर इकबाल साहब की एक सवाल है उसको जाते जाते उत्तर भी देते जाइए। GRSC को लेकर के कह रहे हैं, प्रदीप जी ने कहा था कि GRSC 3200 के आसपास 3200 के आसपास आए तो बाय कर लेने, तो क्या अभी एंट्री कर सकते हैं या थोड़ा और रुकना चाहिए? तो GRSC क्या शानदार मूव लगातार देखने को मिल रहा है, फ्रेश बाय करना चाहते हैं आपकी टिप्पणी के साथ और साथ ही साथ आपका डिस्क्लोजर भी। देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है आप 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% आप एक बार वेट कर जाइए। फिर से अगर आपको एक बार 3,150 के आसपास 3,100 के आसपास मिलता है उस जोन पे आप न्यू एंट्री कीजिए। देखिए विपुल जी मेरा मानना वही था कि हायर टाइम फ्रेम में आपको क्यों इन्वेस्ट कराया जाके जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, चार्ट में दिख रहा था, इसीलिए मैं कल बोला था कि आप बने रहिए अगर आपके पास है तो, लेकिन फ्रेश एंट्री मत कीजिए। अभी देखिए इंटायर डिफेंस काउंटर नीचे आ रहा है, मुझे लगता है और अगर 1-2 दिन नीचे आएगा आपका फेयर वैल्यूएशन में इन्वेस्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हुआ ना वो टॉप में जाके ट्रैप होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होगा। और बने रहिए, इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लोअर लेवल पे लीजिए, अभी 50% इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो भी सर स्टॉक्स में हमने आज बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कोई एनालिस्ट का पर्सनल पोजीशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है
उनसे सलाह लेके कीजिए। आज बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कशन हुआ है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो और क्लाइंट को ऑलरेडी रिकमेंड हमने करके रखा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और आज आपने नया कीर्तिमान जो बनाया 10 बजे के शो में, उम्मीद करते हैं हम लोग नए नए कीर्तिमान ऐसे ही मिलकर बनाते रहें और दर्शकों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, बात करेंगे जरा एग्री कमोडिटीज़ में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक एक्शन। लेकिन आप लोगों के जो सवाल कोचिन शिपयार्ड को लेकर के और तमाम शेयरों को लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए सर हमने 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम आपके लिए पूरा एकदम फिक्स किया हुआ है, जिसमें आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे जो आप लोग लगातार प्रश्न भेज रहे हैं। प्रदीप जी के बाद अब हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी दोपहर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। 9354027999 9354027995 पे अपने सवाल हमें भेजते रहें और दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। लेकिन अब रुख करते हैं एग्रीमीटर का। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर में, और आज के एग्रीमीटर पे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हम कपास खल के ऊपर। जी हाँ, कपास खल से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आ रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और विशेष मेहमान ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अग्रवाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आप दोनों से एक एक करके सर सवाल करते हैं। सबसे पहले वंदना जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, और सवाल आपसे यही रहेगा कि इस साल हम देख रहे हैं कि कपास का उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, इससे कपास खल के उत्पादन में भी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ये जो कमी होगी, क्या इससे भाव में हम तेजी देख सकते हैं मैम? जी बिल्कुल जी, देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ है, तो अल्टीमेटली ये बाय प्रोडक्ट है, तो इसमें तो असर आना ही है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि अभी जो सप्लाई साइड है, इसमें जो जीनर्स है उनसे भी अभी जो डिमांड बढ़ी वो हायर प्राइस पे यहाँ पे ले रहे हैं। और रही बात अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, क्या फैक्टर्स है यहाँ पे जिसने कपास खल को इतना ज्यादा अपसाइड दिया है, तो मुझे लग रहा है कि 2 स्टेट है जहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो ज्यादा आ रहा है। इसमें अगर आप मान के चले तो मुझे लग रहा है कि पहला अगर आप देखेंगे तो 2 स्टेट में, मतलब मुझे लग रहा है कि एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, जहाँ पे इसके डिमांड जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे अर्ली रेन आया, अर्ली रेन की वजह से भी खल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट आता हो, हम लोगों ने देखा। और इजिली ये कमोडिटी इस बार 3000 से ऊपर गई और 3000 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रही है। दूसरी चीज देखा जाए तो जो एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, 20 से 50 रुपए का प्रीमियम है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। वेयर हाउसेस से जो प्रीमियम मिल रहा है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है बाजार को, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। जी अग्रवाल सर, आपसे भी समझना चाहेंगे प्राइस मूवमेंट किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? आपको जी सर बताइए सर। हाँ, जहाँ तक अभी इस साल देखा जाए तो मार्च में जो खली के अंदर तेजी आई थी, फिजिकल में देखा जाए तो मार्च में तेजी आई थी, उसके बाद अभी तक तेजी आई नहीं है, क्योंकि इस साल 3,3100 रुपए नीचे में बिकी थी। फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं जी। और उस समय अभी 4300 से लेके 4500 रुपए खली बिक्री, और एनसीडीएक्स की खली जो बिक्री है 3150 रुपए का भाव चल रहा है। तो कुल मिला के बाजार में जो तेजी आनी थी मार्च में आ गई है। अभी इसमें ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि एनसीडीएक्स के अंदर करीब 14 लाख बोरी खली स्टॉक में पड़ी है। अब ये सितंबर तक इसको खत्म होना है। अगर जब तक एनसीडीएक्स की खली खत्म नहीं होगी, क्योंकि एनसीडीएक्स की खली अपने को 3150 रुपए में मिल रही है, बहुत सस्ती भाव में मिल रही है। जब तक एनसीडीएक्स की खली पूरी खत्म नहीं होगी तब तक बाजार में तेजी की संभावना बहुत कम है। ठीक, अग्रवाल साहब एक चीज और समझना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कपास का जो समर्थन मूल्य है वो 7710 से लेकर के 8110 रुपए करीब घोषित किया गया है, लेकिन अगर हम मंडी की बात करें तो कपास का भाव इससे काफी नीचे देखने को मिल रहा है। क्या इससे कपास की खेती आपको लगता नहीं है कि उस पर असर पड़ेगा? और अगर ऐसा होगा तो उससे कपास खल के भाव को थोड़ा क्या सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, कपास की उससे रुई पे ज्यादा असर पड़ता है, जबकि कपासा खली पे इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कपास ज्यादातर जैसे बाय प्रोडक्ट है, तो मेन चीज इस पे रुई का असर पड़ता है। और अगर भाव ऊंचे रहते हैं, एमएसपी बढ़ाया है,
तो इससे प्राइवेट प्लेयर बाहर हो जाते हैं, टोटल माल सीसीआई को चले जाता है। जैसे जब से एमएसपी बढ़ा है तो किसानों ने माल रोक लिया है, अब ये जो माल आएगा वो नवंबर में जब किसान सीसीआई खरीदी करेगी तब आएगा, उससे भी अराइवल पे असर पड़ा है इसका। तो इसमें क्या है, जितना एमएसपी बढ़ेगा प्राइवेट प्लेयर बाहर हो जाएंगे इसमें। अगर बाजार में तेजी रहेगी, मान लीजिए 8,000 का भाव है एमएसपी का, अगर 8,200-300 रुपए रहेगा तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे, अदरवाइज तो जहां तक सीसीआई को माल जाएगा। और जहां तक कॉटन सीड का फर्क है तो कॉटन सीड इसका एमएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। वंदना मैम, आपका व्यू क्या है इस विषय पर? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी सोइंग चल रही है, कॉटन की भी सोइंग है। और एक चीज मैं देख रही हूँ कि अगर यहाँ पे किसान थोड़ा सा भी मक्का वगैरह पे शिफ्ट करते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टेड रहेगा। और मुझे लग रहा है कि एमएसपी का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखा। और उसके बाद देखेंगे चाहे वो कपास हो या कॉटन ऑयल सीड केक हो, प्राइसेस यहाँ पे हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम लोगों ने एक बढ़ता हुआ प्राइस देखा है। तो मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो आना चाहिए। दूसरी चीज है कि अदर मील्स में भी प्राइसेस अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, काफी ज्यादा फॉल आया था, चाहे वो मस्टर्ड मील हो, सोया मील हो, वहां का जो फॉल रुका है उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि कॉटन जो खल है इसमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अब सर, अगर यहाँ पर अगर सर और मैम दोनों लोगों से जानना मैं चाहूँगा कि अगर कीमतों को लेकर के आउटलुक की बात करें, खासतौर से कपास खल की खाली, तो अग्रवाल सर आप कैसे देख रहे हैं? भविष्य का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है? जैसे जो फिजिकल में जो मार्च में तेजी आ गई तो उसके बाद अप्रैल मई में इतनी तेजी नहीं आई, क्योंकि अप्रैल मई जून के गर्मी के सीजन रहते हैं। और गर्मी के अंदर क्या है कि जो पशु जो है ना खली दूध देना कम कर देता है। और मेन चीज कपाशा खली जो खिलाई जाती है, जो दुधारू पशु होते हैं उनको खिलाई जाती है। अब जो बारिश भी हो गई तो उसकी वजह से जो डिमांड निकलेगी वो सितंबर और अक्टूबर में निकलेगी, उसके पहले तक बाजार पड़ा रहेगा। और अभी लगता नहीं कि इसमें कुछ तेजी बनेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन आ जाए, क्योंकि अभी इसमें डिमांड बहुत कम रहेगी आगे पीछे अगले 2 महीने में। सितंबर और अक्टूबर में इसमें डिमांड होती है, जो कि नए पशु जनते नए पैदा होते हैं तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। अभी 2-3 महीने डिमांड कम रहने की वजह से इसमें मुझे कोई तेजी लगती नहीं। हाई टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा रिएक्शन आ जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुधीर जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कपास खल पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और वंदना जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ कपास खल की प्राइसेस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? मुझे लग रहा है कि एक इसने बेस बनाया है। और ये बात तो सही है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनको ये दिया जाता है। और मेरे ख्याल से अभी एक बार 3200 से 3250 तक का लक्ष्य मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और थोड़ी सी जो मजबूती के साथ ये कमोडिटी अभी फिलहाल ट्रेड करेगी, उसके बाद हो सकता है कि हम थोड़ा सा फॉल आता हुआ देखें, लेकिन फिलहाल मुझे तेजी का ही भाव लग रहा है कपास के लिए। चलिए मैम, इस पर जो है हम अपनी बातचीत को यहाँ पर विराम देते हैं। थोड़ा कुछ एक और विषयों में बातचीत कर लेते हैं, खास तौर से खाद्य तेलों को लेकर के। मैम, पिछले हफ्ते सरकार ने जो क्रूड खाद्य तेल थे उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके कर दिया 10%। वहीं अब गवर्नमेंट की तरफ से खाद्य तेल इंडस्ट्री से खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने के लिए भी कहा जा रहा है। इस पर कोई रिएक्शन, इस पर कोई बातचीत, आपकी टिप्पणी कोई रहेगी इस पर, इस विषय पर? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है कि अगर वो कंज्यूमर पे फाइनली रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो भी यहाँ पे दिक्कत है। प्रोसेसिंग यूनिट की भी अपनी दिक्कत है, उनका अपना सेक्टर, उनका भी दिक्कत है। लेकिन मुझे लग रहा है विपुल जी की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना यहाँ पे, और किसानों को मतलब सोयाबीन का भाव नहीं मिला, मस्टर्ड का मिला भी, लेकिन मस्टर्ड का भी कम मिला है, सोयाबीन का तो यहाँ पे बहुत कम मिला है। सोयाबीन की किसानों से हम डायरेक्ट संपर्क में हैं। और इस तरीके से विपुल जी कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं ये फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए कंज्यूमर और फार्मर्स के बीच में, और उसमें प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर्स जो है उसका बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो कंज्यूमर को जब तक ये फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक वो इन्फ्लेशन में दिखेगा भी नहीं, तो ये तो आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है विपुल जी की इस इंडस्ट्री को और फार्मर्स को भी सेफ गार्ड करके चलना होगा। मैं बार बार आपके शो में बोलती हूँ कि डबलिंग फार्मर्स इनकम इन सब पॉलिसीज की वजह से जल्दी यहाँ पे अचीव होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जी चलिए मैम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दें आपको। उससे पहले जो हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो आपको सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आप जाते जाते जो है कुछ एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल्स देंगी, तो एग्री कमोडिटीज़ पे अगर ट्रेड करना हो तो कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है विपुल जी। धनिया काफी दिनों से एक रेंज में रहा है इस कमोडिटी में, यहाँ पे फसल भी कम है
तो इसमें तेजी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि 7085 पे बाय करना चाहिए, 7200 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस होगा 7040 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वारगम है। ग्वारगम ने बहुत कुछ झेला है कि अच्छा मानसून है, यहाँ पे क्रूड प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड है और फिर आपको रिग काउंट्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्वारगम में भी बाइंग आनी चाहिए। 9745 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 9900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 9700 का। चलिए, तो जरा आपको जो 2 ट्रेडिंग कॉल दी गई है उस पर जो है नज़र रखनी होगी। ग्वारगम खरीद करके चले 100,745 9745 पे आपको खरीद करके चलना है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 45 रुपये नीचे दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना होगा 9700 पे। और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य निकल के आ रहे हैं वो है 9900, यानी 9900 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर का जून फ्यूचर खरीदना है 7085 7085 पे खरीदें। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको 7040 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और ऊपर की तरफ आपको 7200 रुपये तक के लक्ष्य 7200 के लक्ष्य को है देखने को मिल सकते हैं। तो वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी विपुल जी, कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है मेरी सलाह पे, लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल ट्रेड नहीं होता कमोडिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय दे करके इन तमाम कमोडिटीज़ पर हमारे साथ रुख अपना साफ करने के लिए। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट जिसका मिल रहा है आप सभी से का प्यार, और अब बात करते हैं मॉनसून अपडेट की। आपके शहर, आपके राज्य में क्या स्थिति चल रही है मॉनसून की, बारिश कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं विशेष सेगमेंट में। और ख़ास तौर से हमारा फोकस रहता है उन ट्रेडर्स के लिए जो कि कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, उन किसानों के लिए जो कि अपनी बुआई के लिए मॉनसून पर निर्भर हैं। तो उनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स जो है हम लेकर के हाजिर हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की सी मध्यम बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी इलाकों से भी अगले 1 हफ्ते में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 7 जून तक, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 9 जून तक गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि अगर अगले 4 दिन की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। अगले 2 दिन में मध्य भारत में भी अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री में बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 8 से 11 जून के दौरान हीट वेव की आशंका बनी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और अपनी तैयारी करनी होगी ताकि आप लू जैसी से जो है बच सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन अब चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं आपके इलाके, आपके शहर में मॉनसून की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। दिव्या। जी बिल्कुल विपुल जी, जैसा कि आपने बताया कि कई जो राज्य हैं, कई इलाकों में भारत के कई जो पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दक्षिण हो गया, चाहे वो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, सब जगह लगभग बारिश हमें रोज देखने को मिल रही है। चाहे कहीं पे मानसून आ गया हो, देखिए भारत के इस इलाके में और इस इलाके में मानसून आ चुका है, लेकिन इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर भी लगातार हर 1-2 दिन में बरसात होती हुई नजर आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते या फिर प्री मानसून के चलते। तो लगभग पूरे भारत में ही झमाझम बारिश हो रही है। और इस बार जैसा कि अनुमान है, हम आपको रोज बताते हैं कि औसत से ज्यादा बरसात दर्ज की जाएगी, वो भी देखने को मिल रहा है लगातार। अगर 5 जून तक क्या आपको डेटा दिखाएं तो 5 जून तक कितनी बरसात अब तक दर्ज की गई है, तो 17.4 mm बरसात अब तक दर्ज की गई है। इसके अलावा सामान्य कितनी बारिश होती है इस तारीख तक, ये भी आपको बता देते हैं। आमतौर पर यहाँ पर 14.9 mm बरसात दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार 17.4 mm बरसात दर्ज की गई है अब तक, यानी कि बदलाव जो है वो कुल 17% का इस बार देखने को मिल रहा है। जगह जगह बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात हो रही है, किसानों के लिए काफी अच्छे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको राज्य दर राज्य बताएं तो भी आपको बताते चलते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हीट वेव भी चल रही है और उन्हीं के दूसरे इलाकों में बरसात भी हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं उनमें 7 जून तक बरसात हो सकती है और ज्यादा बरसात होने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हीट वेव चल रही है, गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन
इन्हीं दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में बरसात भी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक मिक्स चल रहा है मौसम का। कहीं पे लोग मानसून के भी मजे ले रहे हैं तो कहीं पे लोग हीट वेव से भी परेशान हैं। इसके अलावा अगर 8 जून तक हम बात करें तो 8 जून तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है ज्यादा बरसात हो सकती है। ऑलरेडी यहां पर मानसून आ चुका है तो बरसात जारी है, लेकिन अब 8 जून तक बरसात की मात्रा और बढ़ने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। चलिए, अगर उत्तराखंड, हरियाणा की बात करें और पंजाब की बात करें तो पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में भारत के ओले भी पड़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि गर्मी अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत होगी तो उससे भी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आई है, ओले पड़े हैं। और आने वाले 5 दिनों में बिहार, झारखंड में, इसके अलावा ओडिशा में इनके कई इलाकों में गर्मी पड़ सकती है और कई इलाकों में उमस भी रहने की संभावनाएं हैं। चलिए, तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो आपके इलाके, आपके राज्य, आपके शहरों से जुड़ी हुई निकल करके आ रही हैं। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट बताने के लिए और ये बताने के लिए कहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहाँ मौसम खुशनुमा रह सकता है, कहाँ पर धूल भरी आंधी और लू जैसी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो इस सेगमेंट को अब करते हैं यहीं पर समाप्त, लेकिन इन सब के बीच में 24,993 का हाई जो है वो निफ्टी ने लगाया है। अब यहाँ से बाजार की चाल क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या इस बार मजबूती के साथ टूटेगा 25,000 का लेवल और क्या यहाँ पर ट्रेड निकल के आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी दोपहर 1 बजे। तो आप लोगों ने सवाल भेजे हैं ना, उस पर भी बात करेंगे दोपहर 1 बजे, बहुत डिटेल में बातचीत होगी। अपने सवाल आप भेजते रहिए हमारे साथ। विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे रचित खंडेलवाल जी। 24,983 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल 25,000 के नज़दीक। देखते हैं कि कितना समय लगता है और क्या इस बार वहाँ से फिर पलटेगा बाजार या नए हाई पे नए हाई करें 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा यहाँ पर। तो निगाहें रहेंगी, लगातार आप बने रहिए। 12 बजे अभी जो है ब्रिज द्विवेदी जी आएंगे। चांदी जो रिकॉर्ड हाई बना रहा है, क्या करना चाहिए बताएंगे आपको, और बाजार में क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। डिफेंस में गिरावट आज की खरीदारी कर सकते हैं। 1 बजे बातचीत होगी, तब तक आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। हम फटाफट लौट रहे हैं 1 बजे। फिलहाल के लिए नमस्कार।